जो कक्षा 12th के विद्यार्थी हैं और उन्हें प्रैक्टिकल की जो प्रोजेक्ट फाइल बायोलॉजी की बनानी है उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो आज मैं चर्चा करूँगी। आप लोगों को 3 फाइल बनानी होती हैं, जिसमें मैं आज जो आपकी फर्स्ट फाइल है उसमें किस तरीके से जंतुओं के चित्र ड्रॉ करने हैं और किस तरीके से कमेंट्स लिखने हैं, क्लासिफिकेशन कैसे लिखना है, उसको मैं आज विस्तार से आप लोगों को बताऊँगी। जो फर्स्ट फाइल बनानी है उसमें मैं आप लोगों को जो प्रथम जंतु है स्टारफिश या इसी को हम तारा मछली कहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन इस जो रूलिंग वाला पेज होता है जिस पे लिखा जाता है इस पे हम ऊपर क्लासिफिकेशन हेडिंग डालेंगे, ऊपर हम जंतु का नाम लिखेंगे, जैसे कि इसने स्टूडेंट ने स्टारफिश लिखा हुआ है। और क्लासिफिकेशन लिखने के बाद यहाँ हम किंगडम कौन सा है एनिमेलिया, फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, क्लास है स्टेराइडिया, ऑर्डर है फोर्सिकुलेटा और जीनस है स्टारफिश या एस्टेरियोड्स। तो यहाँ इस तरीके से नोट डाउन करेंगे। फिर यहाँ पे 5 कमेंट्स लिखेंगे उसके बारे में जो भी जंतु की विशेषता है। तो जंतु की विशेषता में हम इस तरीके से जो सेकंड पेज होगा एक साइड हम लिखने वाला मैटर रखेंगे और दूसरी साइड हम जंतु का चित्र ड्रॉ करेंगे। जिस तरीके से इसने चित्र ड्रॉ किया है, ओनली पेंसिल से हमें चित्र बनाना है और उसको नामांकित करना है। इस तरीके से हम फाइल में चित्र बनाएंगे। इसने 2 बनाए हैं बट आप लोग एक बना के बना सकते हो, जिससे आप लोगों का काम चल जाएगा। फिर उसी के जस्ट सामने वाले पेज पे हम जो कमेंट्स जंतु के उनको लिखेंगे, जैसा कि इसने लिखा हुआ है। पहला, यह छिछले समुद्र में पत्थरों, चट्टानों या तल की मिट्टी पर रेंगती है। दूसरा कमेंट, चपटा सा शरीर पंचतई तारे जैसी दिखाई देती है, मध्य में बड़ा सा तथा अस्पष्ट केंद्रक बिंब होता है, जैसे कि ये दर्शा रहा है। अगला तीसरा, देह भित्ति एवं अंतरांगों के बीच द्रव्य से भरी विशाल सीलों गुहा पाई जाती है। और जो चौथा पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है, केंद्रीय बिंब में मुखद्वार और गुदा के बीच फैली छोटी सी आहनाल होती है। तो इस तरीके से 4 या 5 कमेंट्स लिखने होते हैं जस्ट सामने ऐसे। तो ये लिखा हुआ मैटर रहेगा और इस साइड जो बनाएंगे वो आपका चित्र ड्रॉ रहेगा। ओनली पेंसिल से ड्रॉ आउट करना होता है, इस पे हमें पेन नहीं चलाना होता है। तो आप लोगों को समझ में आया चित्र इस तरीके से किसने बनाया हुआ है, बच्ची ने। चित्र आप देख सकते हो कितना सुंदर बना हुआ है। ठीक है, अब मैं सेकंड आपको जंतु बताती हूँ किस तरीके से। जिन बच्चों को बनाना नहीं आता है और उनके पास बुक भी नहीं है तो वो इससे हेल्प लेके क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं और मैंने कमेंट्स भी आपको बताए हैं तो आप कमेंट्स भी नोट डाउन कर सकते हैं और चित्र भी ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा जंतु आइए देखते हैं। दूसरा जंतु इसने पैलीमोन का चित्र बनाया है। तो इस तरीके से हम पैलीमोन ऊपर हेडिंग डाल देंगे और क्लासिफिकेशन में हम 5 पॉइंट लिखेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और जीनस। ये द्विनाम पद्धति के अनुसार 5 ये नाम डालने होते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया है क्योंकि हम जंतु का वर्गीकरण कर रहे हैं। और दूसरा आर्थ्रोपोडा है, फाइलम, क्लास है क्रस्टेशिया और ऑर्डर है डेकापोडा और जीनस है पैलीमोन। तो पैलीमोन ये मछली है एक तरीके की। तो इसमें कमेंट्स हम लिखेंगे, पैलीमोन स्वच्छ जलधाराओं, नदियों, तालाबों आदि में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, यह रात्रिचर तथा सर्वाहारी जंतु है। रात्रिचर कैसा, रात्रि में ही ये भ्रमण करता है। सर्वाहारी सभी कुछ खाने वाला जंतु है। शरीर लंबा लगभग 25 से 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। शरीर स्पष्ट रूप से 2 भागों में बटा होता है। ये चौथा पॉइंट हो गया। और 5वां पॉइंट इस तरीके से लिखा हुआ है, एक मिनट। 5वें पॉइंट में उधर भाग में 6 खंड होते हैं और इसका पश्च नुकीला सिरा टेंशन कहलाता है। तो इस तरीके से हम 5 पॉइंट लिख देंगे। एक साइड बिल्कुल जस्ट सामने हम चित्र बनाएंगे और इस साइड हम लिखने वाला वर्क करेंगे। चित्र जो हम बनाएंगे वो ओनली पेंसिल से ड्रॉ करना है, इस पे पेन नहीं चलाना है। तो चित्र देखिए आप कितना सुंदर है ये चित्र। ये पैलीमोन का चित्र बच्ची ने बनाना है। पैलीमोन ये मलको मशोनाई ये चित्र बना हुआ है, यहाँ पे उसने नामांकित किया हुआ है इसको। तो इस तरीके से हम इंटर की फाइल तैयार करेंगे जो प्रोजेक्ट फाइल होती है, प्रैक्टिकल में ले जानी होती है। ये 30 नंबर की स्कोरिंग करने वाली आपकी फाइल रहती है विद बाय। अब हम तीसरा देखेंगे किस तरीके से बनाया हुआ है तीसरा चित्र। तीसरा ये भी मछली है, स्कॉलियोडॉन, ये मछली है तीसरी। क्लासिफिकेशन उसी तरीके से सेम पैटर्न पे जैसे मैंने पीछे बताया वो इसमें लिखा हुआ है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस। ये 5 हेडिंग वही रहती हैं। एनिमेलिया और जो फाइलम है आपका एबोडाटा है ये, और ये क्लास लिखा हुआ है कॉन्ड्रिकथीज और ऑर्डर लिखा है स्यूडेलिया फॉर्म्स और जीनस लिखा है स्कॉलियोडॉन। ठीक है, ये आप अपनी बुक से भी सही लिख सकते हैं अगर एक आध स्पेलिंग आपको मिस्टेक लगती है तब। और कमेंट्स इस तरीके से, यह भारतीय एवं अन्य समुद्रों की सावन, डॉगफिश या शार्क मछली है। इसको कुत्ता मछली भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह लगभग 30 से 7 सेंटीमीटर लंबी शरीर वाली भूरी सी त्वचा अधर तल पर सफेद सी दिखाई देती है। अधर मतलब जो पीछे का हिस्सा होगा वो। तीसरा पॉइंट है, सिर के पार्श्वों में एक बड़ी, ऐसे देखेंगे, सिर के पार्श्वों में एक बड़ी पलक युक्त आंख होती है। तो ये आंख जो दिखा रही है ये आंख पार्श्वों में पलक युक्त रहेगी, आईलिड रहेगी इसके साथ।
नर में एक जोड़ी मैथुन अंग होता है, मादाएं बच्चे देती हैं तथा भ्रूणीय परिवर्धन, परिवर्धन मतलब डेवलपमेंट माता के गर्भाशय में होता है। तो जो मादाएं होंगी वो बच्चे भी देंगी और जो भ्रूण का डेवलपमेंट होगा वो गर्भाशय यूट्रस में ही होगा। अब इस साइड देखिए इन्होंने चित्र बनाए हुए हैं, ठीक है। ये मछली का चित्र है, कौन सी मछली, स्कॉलियोडॉन या डॉग फिश। तो इस तरीके से हम सामने पेंसिल से चित्र ड्रॉ आउट करेंगे और इस साइड हम कमेंट्स लिखेंगे और क्लासिफिकेशन। इस तरीके से फाइल आपकी मेंटेन रहती है। अब चौथा हम जंतु देखेंगे। चौथा जंतु इन्होंने अर्थवॉर्म केंचुओं का चित्र बनाया है। तो उसी तरीके से हम फिर क्लासिफिकेशन डालेंगे और जो क्लासिफिकेशन है वही 5 हेडिंग चलेंगी। एनिमेलिया, फाइलम है आपका एनिलिडा, क्लास है ओलिगोकीटा, ऑर्डर है हेपेटिक्सिडा और जीनस है आपका फेरिडम। और कमेंट्स फिर उसी तरीके से लिखेंगे। केंचुए गीले और नम मिट्टी में बिल बनाकर रहते हैं। शरीर लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा, सकरा तथा भूरा सा होता है। केंचुए तालाबों, नदियों, झीलों आदि के आसपास तथा बाग बगीचों, खेतों आदि के नम मिट्टी में गहरी सुरंगें और बिल बनाकर रहते हैं। इसलिए इन्हें मिट्टी के कृमि भी कहा जाता है। कृमि कहते हैं कीड़े को। आगे ये भूमि को पोला करके नीचे की मिट्टी को ऊपर लाकर खेतों को उपजाऊ बनाते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक हलवाए भी कहते हैं। अगला, पूरा शरीर 100 से 120 छोटे छोटे मुद्राकार समखंडों में बटा होता है, ठीक है। और इस तरीके से इन्होंने चित्र ड्रॉ किया हुआ है, ये चित्र बनाया है। चित्र को हम अच्छे से देखते हैं किस तरीके से ये इन्होंने चित्र बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से पेंसिल से आपको चित्र ड्रॉ करना है और इसको नामांकित भी करना है इस तरीके से, ठीक है। आप अगला जंतु देखते हैं। ये अगला चित्र इसमें बच्ची ने एस्कैरिस बनाया हुआ है। क्लासिफिकेशन उसी तरीके से डाला और ये 5 हेडिंग डाली हुई हैं, ठीक है। एनिलिडा, निमेटोडा और आपका स्केरेंटिया और एस्केरियोडिया और एस्कैरिस, इस तरीके से चित्र डाला हुआ है। और कमेंट्स इन्होंने मानुष, सुअर, भेड़, बंदर आदि की आंत का परजीवी है ये। और शरीर लंबा पतला नालाकार होता है, देखो नले के आकार का दिखाई दे रहा है। ये चित्र उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है इस तरीके से, ओके। किसका है, एस्कैरिस के नर एवं मादा का चित्र है ये। जो मेल होता है वो थोड़ा छोटा रहता है और जो नर रहता है, ये फीमेल रहती है जो, वो थोड़ी बड़ी रहती है और जो मेल रहता है थोड़ा सा छोटा रहता है। अब किस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है आइए देखते हैं। शरीर लंबा पतला नालाकार होता है, यह हल्के भूरे या गुलाबी रंग का दिखाई देता है। मादा कुछ बड़ी 20 से 35 सेंटीमीटर लंबी तथा नर 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। नर का थोड़ा सा पिछला भाग अथा तल की ओर मुड़ा रहता है, देखो नर का थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ये चित्र में विजुअल करते हैं। नर का देखो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, मादा कैसी सीधी सी है। आगे, श्वसन और रुधिर परिसंचरण तंत्र कैसा अनुपस्थित होता है। तो इस तरीके से हम 5 कमेंट लिखेंगे और इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन लिखेंगे और हम उसी के जस्ट सामने पेंसिल से चित्र ड्रॉ आउट करेंगे, ठीक है, जैसा कि इसने बनाया हुआ है ये, ठीक है। आपको विजुअल हो रहा होगा, ठीक है। अगला चित्र देखते हैं कौन सा है। ये इन्होंने भारतीय मेढक राना टिग्रीना का चित्र बनाया है। देखिए ये मेढक बना हुआ है, भारतीय मेढक राना टिग्रीना, ठीक है। ये चित्र उन्होंने सेट बनाए हुए हैं और जस्ट सामने इन्होंने ये फाइल लिखी हुई है। तो राना टिग्री क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। किंगडम एनिलिडा, किंगडम है एनिमेलिया, सॉरी। फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास है आपका एम्फीबिया, ऑर्डर है एन्यूरा और जीनस है राना। कमेंट्स, ये हमारे देश का सामान्य मेढक है जो रात के समय अधिकतम तालाबों, पोखरों, झीलों आदि के स्थित जलाशयों की सतह पर तैरता है। तो हमें पहला कमेंट देखा हमने। दूसरा, 12 से 20 सेंटीमीटर लंबा शरीर, धारा रेखित, पूंछ विहीन तथा कोमल चिकनी त्वचा द्वारा ढका रहता है। त्वचा गहरी हरी या काई के रंग की धब्बेदार होती है। सिर पर 2 नेत्र होते हैं। पश्चपाद अग्रपादों से काफी लंबे होते हैं। मुख गुहा में ऊपरी जबड़े में दांत होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कमेंट्स देखे। ये 5 कमेंट्स हमें लिखने हैं जैसा कि इसने बच्ची ने लिखा हुआ है, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। और पेंसिल से इन्होंने चित्र ड्रॉ आउट किया है इस तरीके से, ठीक है। और पेंसिल से हम चित्र बनाएंगे राना टिग्रीना का, जो कि भारतीय मेढक है। अगला चित्र हम देखेंगे इन्होंने क्या बनाया हुआ है। हाँ, इन्होंने पाइला बनाया हुआ है, देखो आपको चित्र दिख रहा है कितना प्यारा बना हुआ है। ये पाइला है, समुद्री घोंगा भी कहते हैं इसको, सेवा, ठीक है। ये मोलासा संकर जंतु है। आप पाइला क्लासिफिकेशन देखेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, तरीके से उसमें लिखा हुआ है। कमेंट्स, तालाबों, झीलों, चावलों के खेतों आदि में घोंगा पाया जाता है। शरीर पर पाया जाने वाला कवच कुंडलित होता है। कवच में एक ओर इसका चौड़ा अंडाकार मुख पाया जाता है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये है मुख इसका, ठीक है। ये पीछे का हिस्सा है। आगे, रेंगने के लिए अपर कुलम से जुड़ा एक मजबूत मांसल
चपटा पाद पाया जाता है, पाद कहते हैं पैर को। उत्सर्जन के लिए एक बड़ा सा ब्रैक होता है किडनी। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये कमेंट्स लिखे और ये चित्र ड्रॉ आउट किए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आज आपको 6 जंतुओं के बारे में बताया जो आपको इंटर की प्रोजेक्ट फाइल बनानी है उसमें इसको बनाना है। ओके, फिर इसके बाद अगले वीडियो में अगले जो जंतु होंगे उनके बारे में चर्चा करूँगी और सेकंड फाइल किस तरीके से बनानी है वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊँगी। हेलो स्टूडेंट, आज मैं प्रैक्टिकल की जो फाइल आप लोगों की कल मैंने बताई थी किस तरीके से बायो की फाइल 12th के विद्यार्थी को बनानी है। कल मैंने 6 जंतुओं पर चर्चा की थी। आज मैं फर्स्ट फाइल के अगला जो 7वां जंतु है उस पर चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं। अगला जंतु है लिवर फ्लूक। आप उसी तरीके से जैसे मैंने कल आपको बताया था क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन में 5 हेडिंग्स डालेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और जीनस। आई होप आपको सही तरीके से विजिबल हो रहा होगा। इसको देखकर आप लोग अपनी फाइल बना सकते हैं। फिर उसके बाद कमेंट्स लिखेंगे। कमेंट्स में मैंने बताया था आपको 4 या 5 लाइनें लिखनी होती हैं। तो पहले कमेंट्स में यह भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि के लिवर में पाया जाने वाला चपटा यकृत कृमि है। कृमि कहते हैं कीड़े को। आगे 2.5 से 6 सेंटीमीटर तक लंबे और गहरे रंग के चपटे पत्ती के समान ये दिखाई देते हैं। अगला है अधर चूसक से ठीक आगे जनन छिद्र पाया जाता है। अगला चौथा, जनन तंत्र द्विलिंगी होता है। इसका मतलब है कि नर और मादा दोनों ही एक ही जंतु में प्रेजेंट होते हैं। भेड़, सुअर, बकरी, भैंस। अगला 5वां, आदि प्राथमिक कोषों में इसके संक्रमण से यकृत सड़ सकता है। ये लिवर को भी सड़ा सकता है, ऐसा कृमि है ये। और ये 5 कमेंट्स लिखने के बाद इस तरीके से चित्र पेंसिल से ड्रॉ आउट करेंगे। आपको सही विजुअल हो रहा होगा। इस तरीके से पेंसिल से ये चित्र बनाना है यकृत फ्लूक का। इसी को हम फैसियोला हेपेटिका भी कहते हैं। और ये पेंसिल से चित्र बना के इस तरीके से नामांकित करेंगे आप लोग। यहाँ पे आपको पेन का यूज नहीं करना है। ओके, अगला जंतु हम 8वां जंतु देख रहे हैं कौन सा बनाया है। अगला जंतु है रोहू मछली या इसी को हम कहेंगे लिवियो रोहिता। इसका चित्र इस तरीके से बनाया गया है। देखिए आप लोग सही से नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये लिवियो रोहिता मछली है। ये नाम नोट डाउन किए हैं। ये अब इतने सारे नाम अगर आपको नहीं डालने हैं तो आप 5-6 नाम भी डाल सकते हैं तो आपका काम चल जाएगा। आपको आई होप चित्र अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ऐसे आप देखकर चित्र बना सकते हैं अपनी फाइल में। आप किस तरीके से कमेंट्स लिखने हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले ऊपर जंतु का नाम डालेंगे, रोहू मछली या इसी का नाम है लिवियो रोहिता। ठीक है, इस तरीके से लिखा पेन से हमने। फिर क्लासिफिकेशन में वही 5 हेडिंग डालेंगे और क्लासिफिकेशन में इस तरीके से लिख देंगे। फिर नीचे कमेंट्स डालेंगे या इसी को आप टिप्पणी कह सकते हैं। पहली टिप्पणी, भारतीय नदियों की सामान रोहू मछली जिसे हमारे देश के सभी भागों में चाव से खाया जाता है। ठीक है, इसको खाते भी हैं लोग, कई लोग भोजन में। दूसरा पॉइंट, 30 से 90 सेंटीमीटर लंबा शरीर तथा पार्श्वों में कुछ चपटा तथा धारा रेखित होता है क्योंकि ये तैरती हैं। अगला, शरीर पर छोटी चपटी एवं वृत्ताकार सी चमकीली सल्कों का आवरण होता है। तो इसकी बॉडी पर जो स्केल्स दिखाई दे रही है चित्र में इस तरीके से देखेंगे। ये चित्र में आपको ये बॉडी दिख रही है। ठीक है, इनको हम स्केल्स कहेंगे। आगे, सिर चपटा सा, इस पर बड़ी पलक रहित आंखें होती हैं। ठीक है, तो आई भी होंगी इसके। नर में मैथुन नहीं होता है। मादाएं अंडे देने वाली अंडज होती हैं। तो इस तरीके से अगर आपकी फाइल में 5 कमेंट्स नहीं बनते हैं तो आप यहाँ तक 4 कमेंट्स भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से ये जो मछली का मैंने आपको चित्र दिखाया, ये फाइल में इंटर के जो विद्यार्थी हैं और जिनको परेशानी होती है बनाने में, जानकारी नहीं किस तरीके से बनानी, इस तरीके से एक साइड बिल्कुल आमने सामने आप 2 पेज रखेंगे, एक साइड रूलिंग वाला पेज रखेंगे जैसे कि मैंने लिखा हुआ दिखाया है आपको, और बिल्कुल जस्ट उसी के सामने आप जो चित्र है वो ड्रॉ आउट करेंगे। ठीक है, तो चित्र भी हमने बनाया और फाइल का बांधने का तरीका भी यही रहेगा कि लिखने वाला जो पेज है वो सामने होना चाहिए और चित्र का जो पेज है वो भी सामने होना चाहिए। तो इस तरीके से जब एग्जामिनर आपकी फाइल खोलता है तो वो अच्छे तरीके से व्यवस्थित लगती है कि चित्र भी सामने बना हुआ है और उसके सामने लिखा हुआ भी है। ठीक है, आप अगला जंतु देखे थे, आई होप आपको अच्छे चित्र दिख गया होगा। आप अगला जंतु देखते हैं क्या बनाया है इन्होंने। आप अगला जंतु इन्होंने बनाया है हिरुडोनेरिया। मैं सही से आपको दिखाती हूँ, ये है चित्र। ये हिरुडोनेरिया, ये जिसको आप जॉक कहते हैं, ये जानवरों में चिपक जाती है और ये बॉडी से ब्लड चूसने का कार्य करती है। ठीक है, अब इसका चित्र कैसे बनाना है, ये चित्र देखो ड्रॉ आउट किया है बच्ची ने, कितना प्यारा बनाया है। देखो ये आपको सही से विजिबल हो रहा होगा। ये चित्र
एक वेंट्रल व्यू है साइड से देखा हुआ, एक डोर्सल व्यू है। 2 चित्र बनाए हैं उसने, खंड ये आपको काउंट करके बनाने हैं। इस तरीके से इन्होंने नेम डाला हुआ है। आपको सारे नेम नहीं डालने हैं तो आप 5-6 नाम डाल सकते हैं, ठीक है, आपको इसमें पूरे नंबर मिलते हैं। अब नाम देख लीजिए, सामान्य भारतीय जोंक, या इसी को कहते हैं हिरुडिनेरिया, ठीक है, या आप जोंक जो भी कहते हो, ठीक है। ये जानवरों में चिपक जाती है और उनकी बॉडी से ब्लड को चूसती है। आइए कमेंट्स देखते हैं कैसे नोट डाउन करने हैं। क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, हिरुडिनेरिया, इस तरीके से हम जंतु का नाम डालेंगे, फिर नीचे यहाँ काले पेन से क्लासिफिकेशन लिखेंगे। इस वाले पोर्शन को जो 5 नेम डालते हैं, कैरोलस लिनियस ने जो व्यवस्था क्रम बताया था वर्गीकरण का, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, ये 5 हेडिंग सेम चलेंगी सब में। फिर ये क्लासिफिकेशन लिख देंगे हम, फिर नीचे कमेंट्स डालेंगे। कमेंट्स में हम या फिर हिंदी में हम टिप्पणी लिख सकते हैं। पहला, तालाबों, झीलों, गीली मिट्टी, दलदल आदि की सामान जौके हैं ये, जो पशुओं एवं मनुष्य के शरीर में चिपककर उनका रुधिर चूसती हैं। ये पहला पॉइंट हो गया आप लोगों का। फिर दूसरा देखेंगे, 12 से 38 सेंटीमीटर तक लंबा, कुछ चपटा हुआ गहरा भूरा सा होता है क्या इनका शरीर, थोड़ा सा इन्होंने गलत लिखा हुआ है। 12 से 38 सेंटीमीटर तक लंबा शरीर, कुछ चपटा व गहरा भूरा सा होता है, ठीक है, इस तरीके से लाइन सही है। अगला, शरीर पर 33 समखंडों में ये बटा होता है। शरीर 33 समखंडों में बटा होता है, जैसे कि मैंने आपको ये दर्शाया, ये जो खंड बने हुए ये 33 खंडों में व्यवस्थित रहता है ये। अगला, शीर्ष विकसित नहीं होता है, सिर आपको स्पष्ट विजुअल नहीं होगा। अग्रछोर के अधरतल पर एक मांसल प्यालीनुमा अग्रचूसक मुख लगा रहता है, तो जो अग्रचूसक है उसी से वो रुधिर चूसती है, मुंह अलग से नहीं लगा होता है। अगला, 10वें खंड में नर तथा 11वें खंड में मादा जनन छिद्र होता है। तो खंड को गिन के हम समझ जाते हैं कि नर वाला हिस्सा कौन है और मादा वाला हिस्सा कौन है। जननांग द्विलिंगी होते हैं, इसका मतलब है नर और मादा एक ही जंतु में प्रेजेंट होता है, तथा तंत्र का तंत्र विकसित होता है, मतलब जो माइंड होगा वो उनका डेवलप रहेगा। तो इस तरीके से हमने ये अगला जंतु देखा, आपको सही विजुअल हो रहा होगा, आप देख के बड़ी इजीली बना सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है, किसी ने आपको नहीं बताया है कैसे आपको इंटर की फाइल प्रिपेयर करनी है, तो आप मेरा वीडियो देखकर इसको पूरी तैयार आप लोग कर सकते हैं। कितनी फाइलें बनती हैं, 3 फाइलों का आपको बनाने का तरीका बिल्कुल क्रम से बताऊंगी। अगला जंतु देखते हैं। आइए, अगला जंतु हमारा हाइड्रा। देखिए ये अगला जंतु हाइड्रा है। अब कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो मैंने पहला चित्र दिखाया आपको वही बनाना है। अगर आप हाइड्रा पहला बनाते हैं तो वो भी चलेगा, कोई भी चित्र आप पहले या बाद में बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रा उसी तरीके से हम क्लास में लिखेंगे। अब हम चित्र देखते हैं किस तरीके से बना हुआ है। ये चित्र देखिए, ये चित्र बना हुआ है हाइड्रा का, ठीक है। इन्होंने 2 चित्र बनाए हैं, ठीक है, आप एक भी बना सकते हैं। एक ये वाला आप बनाएंगे बस पेंसिल से, ये वाला चित्र, और इन्होंने देखो ये नाम डाले हुए हैं तो आप नाम डाल सकते हैं। इन्होंने नीचे जो नाम है हाइड्रा ये यहाँ पे डाला है इन्होंने, ठीक है। दोनों ही चित्र आपके हाइड्रा के हैं, कोई भी एक हाइड्रा आपको बनाना है, या तो ऊपर वाला बनाइए या फिर नीचे वाला बनाइए। इन्होंने 2 बना दिए, पता नहीं क्यों, लेकिन आप एक चित्र बनाएंगे, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। हाइड्रा क्लासिफिकेशन लिख देंगे हम, वही 5 हेडिंग हैं जो अभी तक मैंने बताई हैं आपको। आप कमेंट्स देखेंगे। यह स्वच्छ एवं शीतल जल वाले तालाबों, झीलों आदि में जलीय पौधों, मुख्यतः हाइड्रला नामक पौधे पर चिपका पाया जाता है। अब देखिए कई बार आपका कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न आता है, हाइड्रा और हाइड्रला दोनों अलग अलग हैं। हाइड्रा एक जंतु है जिस पे मैं चर्चा कर रही हूँ आपसे, और हाइड्रला एक जलीय प्लांट है, जैसा कि ये लिखा हुआ है। तो ये जो हाइड्रा जंतु है वो हाइड्रला जंतु पर चिपका हुआ पाया जाता है। आगे देखेंगे दूसरा कमेंट, यह खोखला शरीर महीन सुई के बराबर मोटा तथा 1 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। अगला, स्पर्शकों पर दंश कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। दंश कोशिकाएं ये कांटे की तरह संरचनाएं होती हैं, जैसे कि ये मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये जो आपको टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं ये दंश कोशिकाएं, इनमें जहर भरा हुआ रहता है। ये अपने जो शिकार होता है उनमें चुभा देती हैं, और जो शिकार होगा वो बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो बचाव के लिए वर्क करते हैं इनका, इन्हीं को हम दंश कोशिकाएं कहते हैं। आगे, दंश कोशिकाएं जंतुओं की सुरक्षा, भोजन ग्रहण करने तथा गमन में सहायता करती हैं, इसी के माध्यम से चलती हैं। अगला, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा तथा लैंगिक जनन अस्थायी जंतुओं द्वारा होता है। तो इस तरीके से हमने 5 कमेंट देखे। अगर आपके पेज में जगह नहीं है तो आप 4 कमेंट्स भी लिख सकते हैं। अगला जंतु देखते हैं कौन सा है। अगला जंतु है ल्यूकोसोलिनिया, ठीक है। ये गुलदस्ते की तरह दिखाई देता है ये जंतु ल्यूकोसोलिनिया। उस तरीके से क्लासिफिकेशन डालेंगे, वही 5 हेडिंग से आप लोग लिख लेंगे देख के। कमेंट्स में टिप्पणी में इस तरीके से लिखेंगे, यह अपेक्षाकृत काफी छोटी और संघचारी स्पंज होती है। अब चित्र देख लेंगे पहले कैसा बनाया है इन्होंने। देखो ये चित्र बनाया इन्होंने, ठीक है। ये देखो गुलदस्ते की तरह लग रहा है, ठीक है। पेंसिल से इसको ड्रॉ आउट करेंगे, और ये इन्होंने देखो नेम डाले हुए हैं। आप नेम ज़्यादा नहीं डालें, 4-5 डाल सकते हैं। और नीचे देखो इन्होंने नाम दिया हुआ है ल्यूकोसोलिनिया की कॉलोनी, ठीक है। तो ल्यूकोसोलिनिया जंतु है, गुलदस्ते की तरह हमें विजुअल होता है। आई होप दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब लिखने का तरीका देखेंगे। इसकी कॉलोनी के नमूने संग्रहालयों में हो सकते हैं। इसके जो नमूने होते हैं वो जो म्यूजियम होते हैं, ठीक है, म्यूजियम में कई लोग गए होंगे, वहाँ पे ये देखने के लिए हमें मिल सकता है। और कॉलोनी के छोटे छोटे टुकड़ों की स्लाइडें भी होती हैं, स्लाइडें भी बनाई जाती हैं प्रैक्टिकल्स के लिए। प्रत्येक स्पंज एक
1 से 2.5 सेंटीमीटर तक लंबी फूलदान के आकार की दिखाई देती है। चौथा, ल्यूकोसोलोनिया में सूक्ष्म छिद्रों अर्थात ऑस्ट्रिया द्वारा बाहरी जल निरंतर स्पंज गुहा में आकर शरीर के ऑस्कुलो नामक छिद्र से वापस बाहर निकलता रहता है। तो पानी को अंदर बाहर भेजने के लिए एक ऑस्कुलम जो छिद्र होता है उसके माध्यम से अंदर बाहर होता रहता है पानी। अगला, शरीर पर चिपचिपी झिल्ली नुमा कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कंकाल कंटिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जितने भी कमेंट्स हो वो आप लोग लिख सकते हैं। अगला जंतु देखेंगे, अमीबा। अमीबा का चित्र देख लीजिए, इस तरीके से इन्होंने अमीबा का चित्र बनाया है ये। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये अमीबा का चित्र ड्रॉ आउट किया इन्होंने और नीचे इन्होंने अमीबा प्रोटियस ये जाति सहित नाम डाला हुआ है जंतु का। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे और चित्र में नेम डाल देंगे। ठीक है, अब देखो कमेंट्स देखेंगे, उसी तरीके से अमीबा जो जंतु का नाम ऊपर लिखेंगे हम। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन लिखेंगे और इस तरीके से क्लासिफिकेशन लिखने के बाद हम नीचे कमेंट्स डालेंगे। फिर वही स्वच्छ व साफ जल के तालाब, पोखर या नाले के जल में पाया जाता है। 0.2 से 0.6 मिलीमीटर तक व्यास का शरीर सूक्ष्मदर्शी भूरे से चमकीले से रंग का दिखाई देता है। ठीक है, इसमें आकृति पादपों के निरंतर बनते और वापस शरीर में विलीन होते रहने से हर समय आकृति बदलती रहती है। तो जो अमीबा के जो पादप होते हैं या स्यूडोपोडिया होते हैं वो चलने की वजह से, गति करने की वजह से उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बदलता रहता है। अगला है, इनके कूटपादों के द्वारा अमीबा में गमन होता रहता है। जनन मुक्ता द्विविभाजन द्वारा होता है। बॉडी पार्ट 2 पार्टों में डिवाइडेड हो जाता है। जनन मुक्ता द्विविभाजन द्वारा होता है। इस तरीके से हमने 5 कमेंट्स देखे। अगला जंतु देखेंगे कौन सा है। अगला जंतु आपका है जीवाणु कोश का। तो इस तरीके से जीवाणु कोश का में क्लासिफिकेशन नहीं लिखना होता है। ये चित्र इन्होंने बनाए हुए हैं, देखिए आप लोग, एक जीवाणु कोश का। ठीक है, जीवाणु कोश का चित्र बनाया, ये नामांकित किया है इन्होंने। आप जीवाणु में किस तरीके से कमेंट्स लिखने हैं, ये स्लाइडें हैं। कुछ स्लाइडें भी अभी हमने जंतु देखा, कुछ स्लाइडें भी हमें बनानी होती है फाइल में लगाने के लिए, क्योंकि स्लाइड भी हमारी लिखने के लिए आती है। बोर्ड की जो कॉपी होती है उसमें जीवाणु कोश की विभिन्न आकृति के जीवाणु की स्लाइड है। जीवाणु एक कोश के सूक्ष्मदर्शी जीव है। जीवाणु सर्वव्यापी जीव है, मतलब सभी जगह पाए जाते हैं। ये मृतोपजीवी अथवा परजीवी भी हो सकते हैं। मृतोपजीवी सड़ी गड़ी चीजों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले और परजीवी किसी दूसरे पे जीवन यापन करने वाले। इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। जीवाणु का विभाजन आकार तथा फ्लैजला के आधार पर किया जाता है। अगला, जीवाणु कोशिका में हरितलवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका आदि कोशिकांगों का अभाव पाया जाता है। जो सेल में कई सारे कोशिकांग होते हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस तरीके से हमने ये कमेंट्स देखे और जीवाणु का चित्र इस तरीके से बनाना मैंने आपको बता दिया है। अब इतने चित्र आप लोग जो कल मैंने बताए और आज बताए उनका फिगर आप लोग बनाएंगे और फाइल को प्रिपेयर करेंगे, लिखेंगे भी। इसके आगे के चित्र में कल अगले तीसरे वीडियो में आपसे चर्चा करूंगी। हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों के साथ जो जीव विज्ञान की फाइल में आप लोगों को बता रही थी किस तरीके से बनानी है, उसके अगले जो जंतु हैं 2 वीडियो में डाल चुकी हूँ इस फाइल पर। अगले जो जंतु हैं बचे हुए उन पर मैं आज चर्चा करूँगी। आज हम लोग कुछ नए जंतु देखेंगे। कल मैंने आपको जीवाणु कोशिका तक पढ़ाया था। जीवाणु कोशिका के बाद कौन सा जंतु लगा हुआ है आइए देखते हैं। ये जीवाणु कोशिका के बाद हमें ईस्ट कोशिका में मुगलन, ये वाला चित्र बनाना है। पेंसिल से इसको बनाएंगे, इस वाले चित्र को। और किस तरीके से कमेंट्स लिखने, ये स्लाइड है। कुछ स्लाइडें भी हमें प्रैक्टिकल की फाइल में बनानी है, तो आज मैं आप लोगों के साथ स्लाइडों पर चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं ईस्ट कोशिका में किस तरीके से हमें लिखना है। सबसे पहले ऊपर जो रूलिंग वाला पेज है उस पर हेडिंग डालेंगे ईस्ट। सिस्टमैटिक पोजीशन में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये हेडिंग डालेंगे काले पेन से। और यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो हम नोट डाउन कर देंगे। फिर कमेंट्स किस तरीके से लिखने हैं, कमेंट डालेंगे या फिर आप टिप्पणी लिख सकते हो। पहला, ईस्ट या सैक्रोमाइसिस की इस स्लाइड में असंख्य ईस्ट कोशिकाएं मुकुलन तथा विखंडन करती हुई दिखाई देती हैं। दूसरा, ईस्ट कोशिकाएं अंडाकार, रंगहीन होती हैं। ईस्ट प्राय मीठे पदार्थों जैसे गन्ने का रस, फल जैसे खजूर, अंगूर आदि में पाया जाता है। अगला, ईस्ट की वृद्धि मुख्यतः मुकुलन द्वारा होती है, ये जनन की क्रिया है। इसकी कोशिका भित्ति पतली, कोमल तथा प्रोटीन व काइटिन की बनी हुई होती। तो इस तरीके से 5 कमेंट्स इन्होंने लिखे हुए हैं। आप 4 या 5 जितने भी लिखना चाहें उतने लिख सकते हैं। चित्र मैंने आपको दिखाई दिया, इस तरीके से आपको चित्र बनाना है। ये अगला जंतु देखेंगे। अगला जंतु है राइजोपस और ये भी एक प्रकार का कवक है, फंगाई।
और इसका चित्र, ये भी एक स्लाइड है, इसका चित्र इस तरीके से ड्रॉ आउट करेंगे। ये चित्र है, पेंसिल से बनाना है ये चित्र, ठीक है। और ये एक स्लाइड है, क्योंकि एक स्लाइड पे भी प्रश्न आपका आता है बोर्ड की कॉपी में जो प्रैक्टिकल की होती है लिखने के लिए। अब आइए देखते हैं थ्योरी कैसे लिखनी है इसकी। राइट जो पास हेडिंग डालेंगे, फिर सिस्टमैटिक पोजीशन में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये हेडिंग अटेम्प्ट करेंगे। और फिर कमेंट्स लिखेंगे। पहला कमेंट्स, यह राइजोपस के कवकजाल की स्लाइड है। पहला वही लिखते हैं जो चित्र हमने बनाया हुआ है। इसमें अनेक महीन सफेद परस्पर गुथे हुए तंतु, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं, का एक जाल होता है। राइजोपस सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों, डबल रोटी आदि पर उगता है। इस रोटी को काला फफूंद भी कहते हैं। कवक तंतु बहुकेंद्र की होते हैं, बहुत से केंद्र पाए जाते हैं इनमें। राइजोपस एक मृतोपजीवी कवक है। तो इस तरीके से 5 पॉइंट इन्होंने लिखे हुए हैं, आप 4 भी लिख सकते हैं। आइए अगला जंतु देखते हैं कौन सा है। अगला आपको फ्यूनेरिया का ये जो प्लांट है वो चित्र में आपको दर्शाना है। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। ये फ्यूनेरिया का प्लांट है, आपको आई होप से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं और इसको सही से दिखाने का प्रयास करती हूँ। ये देखिए, ये फ्यूनेरिया का प्लांट है, एक ये बना हुआ है और एक इन्होंने ये बनाया है, ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो। नीचे आप नाम डालेंगे फ्यूनेरिया। आइए देखते हैं किस तरीके से इसको फाइल में लिखना है हमें। सबसे पहले जंतु का या प्लांट जो है इसका नाम डाल देंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे सिस्टमेटिक पोजीशन। अब कमेंट्स में एहमॉस के गुमकोद्भिद पौधे का बीजाणुद्भिद सहत पितरूप है। पितरूप ये भी एक तरीके की स्लाइड है। यह पुराने दीवारों, वृक्षों के तनों, नमभूमि आदि पर गुच्छों के रूप में उगता है। इसमें पादप शरीर युग्मकोद्भिद है, जो पूरा प्लांट शरीर ये होगा इसको हम युग्मकोद्भिद कहेंगे, ये वाला जो 1 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसमें मुख्य अक्ष या तना है जो गोल, सीधा, हरा व शाखित होता है। अगला, तने के निचले भाग से अनेक सूत्रवत, रंगहीन तथा शाखित मूलाभास निकले हुए हैं। मूलाभास ये जो राइजोइड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस वाले हिस्से को कह रहे हैं। तो इस तरीके से हमें एक साइड रूलिंग वाले में ये लिखना है और एक साइड हमें चित्र ड्रॉ आउट करना है पेंसिल से। आइए अगला जंतु देखते हैं। ये स्पाइरोगैरा की इन्होंने ये स्लाइड बनाई है। इस तरीके से चित्र हमें बनाना है स्पाइरोगैरा का, ठीक है। ये एल्गी है ये। अब कैसे लिखना है ये देखते हैं। स्पाइरोगैरा, सिस्टमैटिक पोजीशन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सेम समय ऐसे ही चलता है। कमेंट्स में इसके तंतु हरे, पतले तथा बहुकोशिकीय एवं लंबे होते हैं। तंतु की कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई से अधिक है, जिससे आयताकार दिखाई देती है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं आयताकार लग रहा होगा आपको ये वाला हिस्सा। आगे प्रत्येक कोशिका में एक केंद्र की रिक्तिका, जिसके बीच में एक केंद्रक उपस्थित होता है। प्रत्येक कोशिका एक द्विस्तरीय कोशिका भित्ति से घिरी होती है। अगला, प्रत्येक कोशिका में एक फीतेनुमा हरित पाया जाता है। तो इस तरीके से 5 कमेंट्स हम लिख लेंगे। ये चित्र मैंने आपको दिखाया हुआ है, इस तरीके से बनाना है। अगला चित्र पाइनस का है, ये इस तरीके से हम लिखेंगे और चित्र ये इन्होंने बनाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये चित्र बना है, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से देखिए, ये चित्र बना हुआ है, ठीक है। इसको आपको पेंसिल से ड्रॉ आउट करना है। ये नेम लिखे इन्होंने, ठीक है। अब लिखना किस तरीके से फाइल में, आइए देखते हैं। पाइनस, ऊपर हेडिंग डालेंगे। सिस्टमैटिक पोजीशन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये नोट डाउन कर देंगे। फिर कमेंट्स लिखेंगे। पाइनस एक सदाबहार बहुवर्षीय लंबा वृक्षीय पादप है। वृक्ष पिरामिड की आकृति का होता है। पादप शरीर जड़ तना तथा पत्तियों में बटा होता है। जड़तंत्र में मजबूत शाखित मूसला जड़ होती है। जड़ों में मूल रोम बहुत कम होते हैं। जड़ों पर कवकजाल लिपटा होता है। यह भूमि से जल व लवण अवशोषण में सहायता करता है। इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट्स लिख दिया है। अगर इसको आप ना लिखना चाहें तो डायरेक्टली छठवां जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है इसको लिख देंगे। 4 आप ये लिख देंगे ऊपर छोटे छोटे से, और 5वां एक तना सीधा, बेलनाकार तथा शाखित होता है। बस इतना लिखेंगे, सफिशियंट है। चित्र मैंने आपको दिखाई दिया पाइनस का। अगला देखेंगे क्या बनाया है। अगला इन्होंने रिक्सिया, ये इस तरीके से प्लांट ड्रॉ आउट किया है, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोग, इस तरीके से देखिए, देखो साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये चित्र इस तरीके से, ठीक है। इसको आप पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर कमेंट्स आप लिख सकते हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। आप लिखना किस तरीके से है। रिक्सिया, यहाँ नाम डालेंगे। सिस्टमैटिक पोजीशन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये काले पेन से हम नोट डाउन कर देंगे। ये नीले पेन से लिखेंगे हम। कमेंट्स में, रिक्सिया प्राय पहाड़ों और मैदानी नम भूमि पर पाया जाता है। पादप शरीर सूखाए समान होता है, ठीक है। जड़तना पत्ती में विभिन्न नहीं होता है, थैलस के तरीके की संरचना है। ये सूखाए हरे तथा माशाल होते हैं। सूखाए के पृष्ठतल पर मध्य में एक खांच होती है, जिसके शीर्ष पर वृद्धि बिंदु होता है। निचली सतह पर एक कोश की मूलाभास तथा सल्क उत्पन्न होते हैं। सल्क मतलब स्केल्स। इस तरीके से आप चित्र बनाओगे। अगला, गाजर। अब कुछ जड़ें बनानी होती हैं हमें,
क्योंकि इंटर में हमारी थ्योरी में पहले टॉपिक्स लगे हुए थे जो उसमें हमें जड़ भी पढ़ना होता था। बड़े साल आप लोगों को जड़ें नहीं पढ़ना है, लेकिन फाइल में आपको बनानी है। तो इस तरीके से इन्होंने गाजर की सक्वाकार जड़ का चित्र बनाया है। ये देखिए आप लोग इस तरीके से, ये गाजर का आप चित्र बनाएंगे, एक प्रकार की जड़ है ये। अब लिखेंगे किस तरीके से, आइए देखते हैं। गाजर, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट डालेंगे उद्देश्य, मूसला जड़ के विभिन्न रूपांतरणों का अध्ययन करना। गाजर की सक्वाकार जड़, ठीक है। दिया गया प्रतिरूप सक्वाकार की जड़ है, चूंकि इसमें पर्व नोड एवं पर्वसंधि इंटरनोड तथा पत्तियां अनुपस्थित हैं। इसमें अनेक पत्ती रेशों के समान द्वितीयक जड़ें पाई जाती हैं। साइड में ये जड़ें आपको दिखाई दे रही हूँ, ये द्वितीयक जड़ें हैं। यह गाजर की प्राथमिक जड़ का रूपांतरण है। यह खाद्य पदार्थ अधिक एकत्रित करने के कारण फूल जाती है, इसलिए मोटी दिखाई देती है। प्राथमिक दर से अनेक पत्ती रेशों के समान द्वितीयक जड़ें निकलती हैं। तो इस तरीके से हमें कमेंट्स लिखने हैं और मैंने चित्र भी आपको बताया, इस तरीके से आपको ड्रॉ आउट करना है। आइए अगला देखते हैं किस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। ये सलजम का चित्र इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक। इस तरीके से चित्र ड्रॉ करेंगे आप लोग पेंसिल से। आप लिखना किस तरीके से, एक कुंभ रूप जड़ है, क्योंकि कुंभ या घड़े के आकार की दिखाई दे रही, कुंभ का मतलब होता है घड़ा। सलजम की कुंभ रूप जड़, दिया गया प्रतिरूप कुंभ रूप जड़ है, चूंकि ये आपको लिखना पड़ेगा, जब स्पेस में आपको दिया जाएगा एक नंबर में लिखने के लिए। इसका आकार घड़े से मिलता जुलता है। इसमें पर्व एवं पर्वसंधियां तथा पत्तियां अनुपस्थित होती हैं। इसमें अनेक पत्ती रेशों के समान द्वितीयक जड़ें हैं। सलजम की जड़ भोजन संचय के कारण फूल कर ऊपर से गोलाकार हो जाती है। निचला भाग बहुत पतला तथा रेशेदार हो जाता है, इस कारण इसे कुंभ रूप जड़ कहते हैं। ये घड़े के समान हमें दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम एक पेज पे लिखेंगे और सामने उसके जस्ट हम चित्र बनाएंगे, जैसा कि मैंने ये आपको दर्शाया है। अगला देखेंगे, ये इन्होंने शकरकंद की जड़ बनाई हुई है, ठीक है। चित्र देखेंगे आप लोग सही से, ये शकरकंद की कंदिल जड़ है। तो इस तरीके से चित्र ड्रॉ करेंगे आप, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा। आप लिखना किस तरीके से है, शकरकंद की कंदिल मूल, दिया गया प्रतिरूप शकरकंद की कंदिल जड़ है। इसमें पर्व संधियां तथा पत्तियां अनुपस्थित होती हैं। इसमें पत्ती रेशों के समान द्वितीयक जड़ें हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में देखा हमने। भोजन संग्रह का शकरकंद की जड़ें फूलकर मोटी व मांसल हो जाती हैं। शकरकंद की जड़ों में मंड शर्करा के संग्रह के कारण ये खाने के काम आती है, क्योंकि हल्का मीठा लगता है खाने में। अगला देखेंगे, ये अमरवेल का चित्र बनाया हुआ है इन्होंने, चूषक जड़ें होती हैं इसमें, देखिए। आप लिखना कैसे गए, अमरवेल की परजीवी या चूषक जड़ें, दिया गया प्रतिरूप परजीवी पौधा अमरवेल की जड़ है, चूंकि इसमें पर्व एवं पर्वसंधियां तथा पत्तियां अनुपस्थित हैं। यह पौधा किसी दूसरे पौधे पर आश्रित रहता है। आपने देखा होगा अमरवेल किसी दूसरे पौधे के सहारे से आगे बढ़ती है। यह एक पूर्ण परजीवी पौधा है। अमरवेल के पौधे पत्ती विहीन होते हैं। परजीवी मूल पोषक पौधे से भोजन प्राप्त करती है। तो इस तरीके से हमने जड़ें देखी, इस तरीके से हमें जड़ें भी अपनी फाइल में मेंटेन करनी है। एक और देखेंगे, सिंघाड़ा, ये सिंघाड़ा की स्वांगीकारक जड़ है, ठीक है। ये इस तरीके से इन्होंने चित्र ड्रॉ आउट किया है। आप लिखना देखेंगे किस तरीके से लिखना है, तरीका वही है लिखने का। सिंघाड़ा की स्वांगीकारक जड़, दिया गया प्रतिरूप सिंघाड़ा की जड़ है। ये प्रतिरूप मतलब स्लाइडें ही चल रही हैं आपकी जड़ की। इसमें पर्वसंधियां तथा पत्तियां अनुपस्थित है। यह सिंघाड़ा का पौधा है। इसमें अपस्थानिक जड़ें धागे के समान शाखामय होती हैं। पर्णहरण के कारण इनका रंग हरा हो जाता है। इनको स्वांगीकारक जड़ कहते हैं। ये जड़ें प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। आपने देखा होगा ये प्लांट तालाबों में या फिर जो जल होता है उसमें लगा हुआ रहता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है प्लांट, ये तो सभी जानते हैं। अगला आर्किड की जड़ और देखेंगे, ये चित्र आर्किड की जड़ का है, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है। अब लिखना कैसे है, आर्किड की वायवी जड़ है, दिया गया प्रतिरूप आर्किड की जड़ है, चूंकि इसमें पर्वसंधियां पत्तियां अनुपस्थित हैं। यह आर्किड का पौधा है जो कि अधिपादप है। आर्किड में दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, चिपकने वाली जड़ें और वायवी जड़ें। जड़ें वायु में लटकती रहती हैं तथा वातावरण से नमी अवशोषित करती हैं। कुछ जड़ें पर्णहरण के कारण हरी हो जाती हैं, ये भोजन को बनाने का कार्य करती हैं। तो जो कुछ जड़ें वायवी होंगी और वायु से, ठीक है, वो अपना भोजन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से ये आप देख रहे हो, ये लटकी हैं कुछ जड़ें, ये वायवी जड़ें हैं। इस तरीके से आज हमने जड़ों तक कंप्लीट किया अपना टॉपिक। अब कल में जो आपके राइजोम है तने, उनके बारे में बताऊँ, जैसे कि आलू। आज आप लोग इतना बनाने का प्रयास करेंगे जितना मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। चित्र भी बनाने हैं और आपको जो थ्योरी है वो भी आप लोगों को लिखनी है। उनकी जो प्रैक्टिकल की फाइल आप लोगों को डेली वीडियो एक डाल रही थी, आज मैं उसका चौथा पार्ट जो आपके फिगर बचे हुए हैं उन पर चर्चा करूँगी। आइए देखते हैं, कल जड़ तक हम चित्र देख चुके थे और किस तरीके से उनको लिखना है ये भी हम बातचीत कर चुके थे। आज हम तने आपको किस तरीके से बनाने हैं और उनको लिखना किस तरीके से, आइए बताती हूँ। ये आलू का आपको फिगर बनाना है। ये आलू एक कंद है, एक तना। ये चित्र इस तरीके से पेंसिल से आप लोग ड्रॉ आउट करेंगे और इसमें किस तरीके से लिखना है, तो ये भूमिगत एक तना है, इसमें हम आलू हेडिंग डालेंगे और उद्देश्य ऑब्जेक्ट लिखेंगे। भूमिगत तनों के विभिन्न रूपांतरणों का अध्ययन करना। अब कुछ तने भी हमें प्रैक्टिकल की फाइल में बनाने हैं। तो ये आलू का कंद है,
इसमें पहला पॉइंट, यह कंद एक प्रकार का भूमिगत तना है जो भूमिगत शाखाओं के अग्रभाग में भोजन संचय के कारण फूल जाने पर बनता है। दूसरा पॉइंट, इसमें मुख्य तना वायवीय होता है, इस पर हरे रंग की पत्तियां लगी रहती हैं। तीसरा पॉइंट, कंद की सतह पर अनेक छोटे छोटे गर्त होते हैं जिनको आंखें कहते हैं। कंद में अपस्थानिक जड़ों का अभाव होता है। कंद के द्वारा वृद्धि जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, बॉडी पार्ट से ही ये प्लांट ग्रो हो जाता है। और आलू की जो खेती होती है इसमें कायिक जनन पाया जाता है। तो इस तरीके से हमें तना भी बनाना है फाइल में। अब अगला देखेंगे, अगला ये जलकुंभी की जड़ का तना है। ये जलकुंभी जड़ का भूविस्तारी का तना है। तो ये जलकुंभी का चित्र हमें बनाना है पेंसिल से, ठीक है, सही आपको दिखाई दे रहा होगा। अब लिखना किस तरीके से है इसमें, जलकुंभी का भूविस्तारिका तना, यह जलीय पादप जलकुंभी है। यह अर्धवायवी भूविस्तारिका तने का रूप है। इसमें पर्व तथा पर्व संधियां स्पष्ट होती हैं। इसमें पर्व छोटे तथा मोटे होते हैं। पर्व संधियों पर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। कक्षस्थ मतलब चारों तरफ, जो कि वृद्धि जनन द्वारा नए पौधे को जन्म देती हैं। अगला, पर्व संधि पर नई पत्तियां निकलती हैं तथा आधारीय भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ये नीचे वाले हिस्से से अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी। अगला, भूविस्तारिका मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे का रूप धारण कर अपना जीवन प्रारंभ करता है। तो इस तरीके से इसमें 6 कमेंट्स लिखे हुए हैं बच्ची ने, आप 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम 5 कमेंट लिखेंगे और इसमें से स्पॉटिंग में एक आपका प्रैक्टिकल में क्वेश्चन लिखने के लिए आता है हर साल। तो इस तरीके से हमने चित्र देखा, ये चित्र बनाया हुआ है और किस तरीके से लिखना है मैंने वो भी चर्चा की है आपके साथ। अब अगला देखेंगे, अगला इन्होंने क्या बनाया हुआ है, इन्होंने प्याज का पर्णकंद बनाया है। ये प्याज का देखिए पर्णकंद बना है और इस तरीके से ने चित्र ड्रॉ आउट किया है। अब इसमें लिखना किस तरीके से है, प्याज का पर्णकंद, यह एक भूमिगत रूपांतरित तना है क्योंकि भूमि के अंदर रहता है। पूरी प्याज एक बल्ब के समान होती है क्योंकि जैसे आपने चित्र देखा तो ये आपको बल्ब के समान दिखाई दे रही है, जिसके नीचे की ओर प्लेट के समान चौड़ा तथा गोल तना होता है। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं ये गोल होगा और ये बल्ब की तरह हमें दिखाई दे रहा है और इस तरीके से प्लेट नुमा संरचना दिख रही है, ठीक है, जिससे इसको हम आधार पे रख सकते हैं। अब आगे अगला कमेंट देखेंगे हम, पूरी प्याज, ये हो चुका। बिंब के नीचे से अनेक अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं तथा ऊपरी सिरे पर अनेक बूंदेदार सल्पत्र लगे हुए होते हैं। ये प्याज आपने देखा है। सल्पत्र भूमि के ऊपर निकलकर हरी पत्तियों का रूप धारण कर लेते हैं। सलकंद के बीच में अग्रस्त कलिकाएं होती हैं। तो इस तरीके से 5 पॉइंट इन्होंने लिखे हुए हैं। 5 पॉइंट आप लोग इसमें लिखेंगे और 5 पॉइंट लगभग सफिशियंट रहते हैं लिखने के लिए। चित्र एक बार आप लोग और देख लीजिए बनाने के लिए, इस तरीके से चित्र ड्रॉ आउट करना है। अगला देखेंगे क्या है, अगला इन्होंने नागफनी का प्रणाम स्तंभ बनाया है। इस तरीके से देखेंगे इसको, आई होप आपको सही दिख रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। ये नागफनी का प्रणाम स्तंभ है, इसको चित्र में ड्रॉ आउट करना है। अब लिखना कैसे है आइए देखते हैं। नागफनी का प्रणाम स्तंभ हेडिंग डालेंगे काले पेन से। पहला पॉइंट, यह नागफनी का प्रणाम स्तंभ है। इसमें मुख्य तना चपटा हरा मौसल तथा पत्ती के समान हो जाता है। इसमें पर्व तथा पर्वसंधियां पाई जाती हैं। इसमें पर्वसंधियों पर पत्तियां पाई जाती हैं जो कि कांटों में रूपांतरित होकर बाष्पन की दर को घटाती हैं। तो ये जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पे ये प्लांट पाए जाते हैं और पत्तियां जो होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं जिससे पानी की आवश्यकता इनको कम पड़े। पर्वसंधियों पर कांटों के कक्ष से पुष्प विकसित होते हैं। तना हरा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण भी करता है। जिस तरीके से 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, आपके पेज में जितनी जगह हो आप उतने पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। अगला देखेंगे क्या बनाए हुए इन्होंने। हाँ, अब इसके बाद आपको कुछ फल बनाने होते हैं। इसमें मैंने फल के भी चित्र बनवाए हैं बच्चों को। तो फल में देखो ये सेब एप्पल का चित्र बनाया हुआ है बच्ची ने। इस तरीके से देखिए आपको दिखाई देगा। ये एप्पल का अंदर का कटा हुआ भाग है। थोड़ा सा मैं और दिखाने की कोशिश करती हूँ, आप लोग अच्छे से दिखाई दे। देखिए अब दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये सेब का चित्र बनाया, तो आपको 5-6 करीब फल भी बनाने होते हैं प्रैक्टिकल की फाइल में।
अब हम लिखना देखेंगे किस तरीके से लिखा हुआ है। ये सेब का पॉम फ्रूट है, सेब का पॉम फ्रूट है ये। अब हेडिंग डालेंगे हम सेब का पॉम फ्रूट, क्लासिफिकेशन डालेंगे और क्लासिफिकेशन किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले फ्रूट, फ्रूट कैसा है, सिंपल है, सकुलेंट है, ठीक है। और पॉम, इसके फल को क्या कहेंगे, पॉम। अब कमेंट हमें लिखना है, तो कमेंट लिखने में हम पहला, यह एक आभासी फल है, आभासी मतलब झूठा फल। ये सारी प्रोसेस जो होती है फल बनने की क्रिया को, उसको ये पूरा कंप्लीट नहीं करता है, इसलिए इसको हम ट्रू फ्रूट नहीं कहते हैं। और ये जिसका मासल पुष्पासन भाग खाया जाता है, इसमें गूदेदार पुष्पासन ही खाने योग्य भाग होता है। वास्तविक फल गूदेदार पुष्पासन के आंतरिक भाग पर बंद रहता है। अगला, इसकी फलभित्ति, फलभित्ति इसका छिलका बाह्य, मध्य तथा अंत फलभित्ति में विभेदित नहीं होता है, क्योंकि सेब के कई पार्ट नहीं होते हैं, हम सेब को डायरेक्ट खा सकते हैं। वास्तविक फल या बीज नहीं खाया जाता है। अंडाशय की भित्ति बहुत पतली होती है। सेब और नाशपाती कैसे हैं, ये आपके आभासी फल हैं या ट्रू फ्रूट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमने सेब का चित्र देखा। अब अगला चित्र जो है वो इन्होंने सिंघाड़े का बनाया, जिसको हम नट फ्रूट कहेंगे। ये देखिए सिंघाड़े का नट फ्रूट, इस तरीके से इन्होंने चित्र बनाए हैं और नेम नोट डाउन किए हुए हैं। अब लिखना कैसे है देखेंगे। हेडिंग डालेंगे सिंघाड़े का नट फ्रूट, क्लासिफिकेशन एक फल लिखने को आएगा प्रैक्टिकल की फाइल में। फ्रूट कैसा है, ड्राई है और आर्चिनियल है, नट है और सिंपल है। अब पहला पॉइंट हम लिखेंगे कमेंट्स में, एक कोष्ठ की तथा एक बीजीय फल है। इसकी फलभित्ति सख्त चमड़े के समान होती है। सख्त मतलब कठोर, क्योंकि सिंघाड़ा आपने छीला होगा तो ये थोड़ा सा टाइट रहता है। यह ऊर्ध्ववर्ती द्विअंडपी या बहुअंडपी अंडाशय से विकसित होता है। नट का मांसल बीज चोल भाग खाने योग्य होता है। उदाहरण में काजू, लीची और सिंघाड़ा नट फ्रूट में ही आएंगे आपके फल। अगला हम देखेंगे सिंघाड़े के बाद इन्होंने क्या बनाया हुआ है। सिंघाड़े के बाद इन्होंने टमाटर का फल ड्रॉ आउट किया है। टमाटर का देखिए आप लोग, ये चित्र बनाया है इन्होंने टमाटर का, वेरी फ्रूट, पेंसिल से ही चित्र ड्रॉ आउट करने हैं आपको। और अंत फलविति, वाह फलविति, बीज भी दर्शाया इन्होंने, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने अब लिखना किस तरीके से, आइए देखते हैं। टमाटर का वेरी फ्रूट, तो हम हेडिंग डालेंगे टमाटर का वेरी फ्रूट, क्लासिफिकेशन फ्रूट है, सिंपल है, सकुलेंट है और बेरी है, ठीक है। अब कमेंट्स में हम देखेंगे इस फल की बाह्य तथा मध्य फलवित्ति अष्टल, अंत फलवित्ति पतली झिल्लीनुमा होती है। सामान्यतः बहुबीजी, बहुत से बीज होते हैं टमाटर में, या कभी कभी एक बीजीय होते हैं। ये फल मांसल या गूदेदार होते हैं। ये गूदेदार होता है खाने में, ये तो सभी जानते हैं। ये फल मांसल गूदेदार होते हैं। फलों के परिपक्व होने पर बीज गूदे में फैल जाते हैं। और उदाहरण में कौन कौन से होंगे, टमाटर, पपीता, चीकू, सुपारी, केला, खजूर, अंगूर आदि। इतने सारे जो फल होंगे आपके वेरी फ्रूट कहलाएंगे। अगला चित्र देखिए इन्होंने क्या बनाया है। अगला चित्र इन्होंने बबूल का लोमेंटम फल बनाया है। ये देखिए ऐसे दिखाई देगा आपको, ये बबूल का लोमेंटम फल है, ठीक है। तो इस तरीके से बबूल का लोमेंटम आपको बनाना है, चित्र ड्रॉ आउट करना है प्रैक्टिकल फाइल। ये फर्स्ट फाइल पे मैं चर्चा कर रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। इसके बाद मैं सेकंड फाइल भी बताऊंगी, और हर्बेरियम शीट कैसे बननी है, कैसे प्लांटों को चिपकाना है, उसके बारे में भी चर्चा करूँगी। अब बबूल का लोमेंटम फल उसी तरीके से हम फिर से लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे बबूल का लोमेंटम, क्लासिफिकेशन फ्रूट, सिंपल, ड्राई, स्काई जो कार्पिक और लोमेंटम फल। अब कमेंट्स, यह एक कोष्ठ की व एक अंडपी फल भित्ति का रूपांतरण है। ये सभी फल ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं। इसमें धसी हुई फल भित्ति बीजों को पृथक करती है। अगला, ये बहुबीजीय फली है, बहुत से बीजों वाली। उदाहरण मूंगफली, इमली, छुईमी, बबूल, इतने सारों में ये आपका लोमेंटम फल पाया जाता है। अगला चित्र देखेंगे क्या बनाया इन्होंने। अब इन्होंने संतरे का, ये हेस्पिरिडियम फल है, ये बनाया है संतरे का, आपको सही तरीके से विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। अब लिखना कैसे है संतरे का, देखिए हेडिंग डालेंगे संतरे का हेस्पिरिडियम फ्रूट, क्लासिफिकेशन फ्रूट, सिंपल, सकुलेंट और हेस्पिरिडियम फल का नाम है। अब लिखना कैसे है कमेंट्स में। इन्हें सिट्रस फल भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है संतरा जो होता है वो खट्टे फल होते हैं, और जो खट्टे फल होते हैं विटामिन सी की अधिकता होती है उनमें, उनको हम सिट्रस फल कहते हैं। बाह्य फलवित्ति चमड़े के समान चमड़े के समान फल का छिलका बनाती है, छोटा नहीं है, फल का छिलका बनाती है, जिसे दृढ़ छिलका कहते हैं। दृढ़ मतलब कठोर। आप संतरे को छील कर खाते होंगे, आपने देखा होगा, जो उसका फल का छिलका होता है ना वो सख्त होता है। इसमें तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां फल को सुगंधित करती हैं, संतरे की खुशबू आती है। मध्य फलवित्ति एक सफेद रेशेनुमा भाग के रूप में बाह्य फलवित्ति से जुड़ी हुई होती है। अंतः फलवित्ति झिल्लीनुमा होती है। उदाहरण रोटेसी कुल के पादप, नींबू, संतरा, मौसमी आदि। तो इनको जो सिट्रस फल है, इनको रोटेसी कुल में या फैमिली में रखा गया है।
अगला जो फल इन्होंने बनाया है वो नारियल का ड्रूप फल बनाया है। ये चित्र देखिए आप लोग, ठीक है, ये नारियल का ड्रूप फ्रूट है। तो इस तरीके से हमें चित्र ड्रॉ आउट करना है फाइल में। अब लिखना कैसे है आइए देखते हैं। नारियल का ड्रूप फ्रूट, क्लासिफिकेशन फ्रूट सिंपल सकुलेंट और ड्रूप। कमेंट्स में नारियल की रेशेदार मध्यफल भित्ति हटाने पर कठोर एवं काष्ठीय अंतःभित्ति दिखाई देती है। अंतःभित्ति पर एक और 3 चिन्ह दिखाई देते हैं जो तीनों अंडवों को दर्शाते हैं। अंडव जो होते हैं उनको दर्शाते हैं ये। अंतःभित्ति के अंदर की ओर सफेद रंग का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। तो जो नारियल में हम खाते हैं भ्रूणपोष खाते हैं, एंडोस्पर्म। इसके ऊपर भूरे रंग का बीजावरण पाया जाता है, अतः ये रेशेदार अस्टिल फल कहलाते हैं। ठीक है, इसमें पोषक पदार्थ भरा हुआ होता है। तो इस तरीके से हमें ये 5 कमेंट्स लिखने होते हैं और साइड में चित्र ड्रॉ आउट करना होता है। अब नारियल का देखा, इसके बाद देखते हैं क्या बनाया इन्होंने। हाँ, नारियल के बाद इन्होंने खीरे का पोक फल बनाया। ये देखिए, पहले आप यहाँ के नाम देख लीजिए, एक साइड के ये नाम हो गए, तो दूसरी साइड के नाम देख लीजिए क्या लिखा है इन्होंने, और ये चित्र हो गया। ठीक है, सही से दिख रहा होगा आप लोगों को। अब लिखना कैसे है, खीरे का पेपो फल, ये लिखेंगे खीरे का पेपो फल, हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन फ्रूट सिंपल सकुलेंट। पेपो फल का नाम है। कमेंट्स हम देखेंगे कैसे लिखना है। ये फल लगभग सरस फल के समान ही होते हैं, सरस मतलब रसदार। इसकी बाहरी फलवित्ती कठोर छिलके का निर्माण करती है। मध्य फलवित्ती एवं अंतर फलवित्ती में अंतर नहीं होता है। बाहरी फलवित्ती को छोड़कर शेष भाग खाने योग्य होता है। अगला, बीज बीजांड से जुड़े हुए रहते हैं। उदाहरण कुकुरबिटेसी कुल के पादप लौकी, खीरा, तरबूज, खरबूजा आदि। तो कुकुरबिटेसी कुल में इन पेपो फलों को एक साथ रखा गया है। अब अगला देखेंगे इन्होंने क्या बनाया है। इन्होंने आम का ये ड्रूप फ्रूट बनाया है। आम का देखिए आप लोग, आम का ड्रूप फ्रूट है ये। अब लिखना कैसे है, आम का ड्रूप फ्रूट क्लासिफिकेशन फ्रूट सिंपल सकुलेंट और ड्रूप। कमेंट्स में ये सामान्यतः एक बीजी गूदेदार फल है। इनकी फलवित्ती 3 परतों से निर्मित होती है। बाह्य फलवित्ती छिलके के रूप में, मध्य फलवित्ती गूदेदार तथा अंतर फलवित्ती कठोर एवं काष्ठीय होती है। अगला कमेंट, इसमें बीज उपस्थित होता है, एक गुठली निकलती है, ये आप लोगों को पता है आम में। इन फलों की फलवित्ती की कठोरता के कारण इन फलों को स्टोन फल भी कहा जाता है, क्योंकि ये टाइट होते हैं, पत्थर के समान इनकी गुठली होती है, इसलिए इनको स्टोन फल भी कहते हैं। आम, बेर, नारियल, अखरोट, आड़ू आदि ये फल आपके ड्रूप फ्रूट कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमने कमेंट्स देखे किस तरीके से लिखना है। अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या बनाया। अब आपको हड्डियां लगानी है, एक हड्डी भी लिखने के लिए आती है, तो आइए हड्डी देखते हैं। एक खरगोश की प्रगंडिका हड्डी है, इस तरीके से अब दिखाई दे रहा होगा आप लोग। खरगोश की प्रगंडिका हड्डी है, हड्डी का चित्र ड्रॉ आउट करना है। नेम आपको सही से दिख रहे होंगे। फिर लिखना कैसे, कमेंट्स हेडिंग डालेंगे खरगोश की प्रगंडिका हड्डी टिप्पणी ए खरगोश के अग्रपाद की, अग्रपाद मतलब आगे का पैर, बाहु का कंकाल बनाती है, अतः यह उपांगी कंकाल की हड्डी है। यह खरगोश की प्रगंडिका हड्डी है, हड्डी का नाम लिखना है। फिर आगे, इसका समीपस्थ सिरा अंश मेखला की अपनी ओर के अर्धांश के ग्रीनोइड गर्त में फिट रहता है। ये अर्धांश की ग्रीनोइड गर्त है, इसमें फिट रहता है। इसकी लंबी व सीधी सी बेलनाकार हड्डी के एक सिरे पर 2 चिकने गुल्लिकाओं जैसे उभारों के बीच एक खांच सी है। इस सिरे के पीछे वाले भाग पर लंबा पट्टीनुमा उभार है। आगे, सिर के कुछ पीछे अधर तल पर पेशियों के जोड़ने के लिए लंबा त्रिकोणाकार सा डेल्टॉइड उभार है। इस तरीके से हम ये 5 कमेंट्स लिखेंगे। अगला देखेंगे, एक खरगोश की अंश मेखला इन्होंने बनाई हुई है, देखिए आप लोग। एक खरगोश की अंश मेखला हड्डी है, ठीक है। अब लिखना कैसे है, लिखना भी देखेंगे हम कमेंट्स के द्वारा। हेडिंग डालेंगे खरगोश की अंश मेखला टिप्पणी, यह बड़ी त्रिकोणाकार सी चपटी हड्डी का सकरा सिरा छोटे व मोटे प्रभृत के रूप में है। इस प्रभृत के निकट एक गर्त है, गर्त मतलब गड्ढा, तथा एक चपटे तल की लंबाई में फैला चपटा व पतला पतवार नुमा उभार। पतवार कहते हैं नाव की तरह ये आकृति, आपको एक मिनट, ये नाव जैसी आकृति ऐसी दिखाई दे रही, तो पतवार नुमा इसको कहा गया है। यह हड्डी खरगोश की अंश मेखला का एक अर्धांश है, आधा हिस्सा है, जो अपनी ओर के अग्रपाद के कंकाल को सहारा देती है। यह उपांगी कंकाल की हड्डी है। अधर भाग की ओर सकरे सिरे पर भीतर की ओर
झुके छोटे व मोटे कोराक्वाइड प्रवर्त के रूप में ये समाप्त होती है। इस तरीके से हमने 2 हड्डियां देखी, बस 2-3 चित्र और रह गए आपके और ये फाइल आपकी फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, ये चित्र उन्होंने बनाया खरगोश की रेडियो अल्ना हड्डी। इसमें 2 हड्डियां जुड़ी हुई रहती हैं, रेडियो और अल्ना 2 हड्डियां एक साथ रहती हैं। ठीक है, चित्र सही से दिख रहा होगा आप लोग। आप कमेंट्स देखेंगे। खरगोश की रेडियो अल्ना हड्डी, तो 2 हड्डियां होंगी, रेडियो अलग है, अल्ना अलग है, लेकिन दोनों आपस से जुड़ी हुई रहती हैं। टिप्पणी, लंबी पतली और कमान की भांति कुछ मुड़ी हुई इस हड्डी के बीच में लंबाई में उपस्थित संधि रेखा से स्पष्ट है कि इसमें 2 लंबी हड्डियां जुड़ी हुई हैं। एक सिरे पर उपस्थित गहरी खांच से स्पष्ट है कि यह खरगोश की रेडियो अल्ना हड्डी है। यह खरगोश की प्रबाहु का कंकाल बनाती, प्रबाहु कहते भुजा को। इस प्रकार यह उपांगी कंकाल की हड्डी है। लंबी संधि रेखा पर रेडियस एवं अल्ना, तो 2 हड्डियां हुई। हड्डियों की संधि लिगामेंट द्वारा इतनी दृढ़ होती है, दृढ़ मतलब मजबूत, कि ये हड्डियां आसानी से पृथक नहीं हो सकती, इनको अलग नहीं कर सकते हैं। अगली हड्डी देखेंगे। ये इन्होंने खरगोश की श्रोणी मेखला ये हड्डी बनाई है। नेम देखिए आप लोग, सही से दिख रहे होंगे। आप लिखना देखेंगे, कमेंट्स कैसे लिखने हैं। खरगोश की श्रोणी मेखला। टिप्पणी, यह रचना खरगोश की श्रोणी मेखला की है। यह पक्षपादों के कंकाल को साधने का कार्य करती है। पक्षपाद मतलब पीछे के जो पैर होते हैं, यह उपांगी कंकाल का भाग बनाती है। कई हड्डियों की बनी डब्लू की आकृति की इस संयुक्त कंकालीय रचना में प्रत्येक लंबी भुजा के मध्य भाग के पार्श्व में एक गहरा गर्त होता है तथा मध्य रेखा के इधर उधर एक बड़ा रिक्त स्थान होता है। इसमें बीच की संधि रेखा से स्पष्ट है कि यह 2 समान अर्धांशों की बनी है। अर्धांश मतलब 2 हिस्से इसमें लगे रहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। 2 हिस्से, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। इस तरीके से हमने कमेंट लिखे। अब अगला चित्र देखते हैं, लास्ट क्या है। अब ये हड्डी खरगोश की उर्विका हड्डी है, फीमर हड्डी कहेंगे जिसको। ये चित्र देख लीजिए आप लोग। अब लिखना कैसे है। खरगोश की फीमर हड्डी, इस लंबी बेलनाकार हड्डी का एक सिरा मोटा है और इस पर एक बड़ा गोल चिकना उभार तथा 3 अन्य आकृति के उभार हैं, जबकि दूसरे सिरे पर गरारी की भांति 2 उभारों के बीच में गहरी खांच है। यह खरगोश की फीमर हड्डी है। एक हड्डी लिखने के लिए प्रैक्टिकल में आप लोगों की आएगी बोर्ड की फाइल में। यह पक्षपात के प्रथम खंड या जांग की हड्डी है। जांग आप जानते हो, ठीक है, खुद को कहते। दोनों सिरों के बीच का भाग अर्थात दंड थोड़ी सी वक्र है। गरारी चोर दूरा सिरा है जो घुटने पर जंघा की हड्डी से संधित है। संधित मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कमेंट लिखेंगे इसमें, देख लीजिए आप लोग। अगला चित्र देखेंगे क्या है। एक लास्ट हड्डी और बची हुई है आपकी, ये खरगोश की टीबियो फिबुला हड्डी। इसमें भी 2 हड्डियां जुड़ी हैं, टीबियो और फिबुला। ठीक है, अब लिखना कैसे है। खरगोश की टिबियो फिबुला। टिप्पणी, यह उपांगी कंकाल की टिबियो फिबुला हड्डी है। इस लंबी बेलनाकार हड्डी में 2 परस्पर जुड़ी हड्डियां हैं। 2 हड्डियां जुड़ी हैं एक साथ, परंतु इनमें से एक काफी छोटी तथा दूसरे के मध्य भाग से जुड़ी हुई है। यह खरगोश के एक पक्षपात की जंघा की हड्डी, पक्षपात मतलब पीछे के पैर की छोटी वाली हड्डी फिबुला है तथा यह काफी पतली एवं बाहर की ओर होती है। जैसे कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये पतला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये फिबुला है, ठीक है, और ये टिबियो है। आगे, जिस सिरे पर टिबियो और फिबुला जुड़ी हैं वह हड्डी का समीपस्थ सिरा है जो घुटने में जांग की हड्डी फीमर से संधित मतलब जुड़ा होता है। तो इस तरीके से हमने कमेंट्स देखे। ये फाइल आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट फाइल में आपको इतने ही चित्र ड्रॉ आउट करने होते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बनाने होते हैं। अब जैसे मैंने आपको 6 हड्डियाँ बताई हैं, तो 6 में कम से कम आप लोग 4 हड्डियाँ बनाएं। तने आपको जितने बताएं उसमें से कम 3 या 4 तने बनाएं आप लोग। जड़ें जितनी बताई उसमें कम से कम 3 या 4 जड़ें बनाएं आप लोग। इस तरीके से जितने भी चित्र मैंने बताए उसमें आप 1-1, 2-2 चित्र कम कर सकते हो, लेकिन आपको फाइल बनाने के लिए चित्र बनाने पड़ेंगे। इतने तो बनाने पड़ेंगे कि फाइल लगे कि आपने हाँ बनाई हुई है। ये आपकी बोर्ड की जीव विज्ञान की फर्स्ट फाइल कंप्लीट हो गई आज। कल मैं सेकंड फाइल पर चर्चा करूंगी। सेकंड फाइल में किस तरीके से प्रैक्टिकल आपको लिखना है और कौन कौन से प्रैक्टिकल लिखना है जो आपके बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में करने के लिए आते हैं। जब आप प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो बोर्ड की कॉपी मिलती है आपको, एग्जामिनर उसमें प्रश्न आपको बताता है कौन कौन से प्रैक्टिकल की फाइल से आपको प्रश्न लिखने हैं। तो वो लिखने के लिए वो सेकंड वाली फाइल से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और जो मैंने आपको ये फर्स्ट फाइल कंप्लीट कराई इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं।
आई होप मैंने फर्स्ट फाइल पूरी आपको किस तरीके से व्यवस्थित बननी है, कैसे बांधना है, कैसे लिखना है, कौन कौन से चित्र डाउट करने हैं, सारी चीज़ों पर मैंने चर्चा की है। और भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप कमेंट्स लिख के उस पर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर दे पाऊँ। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ जो जीव विज्ञान की फाइल में आप लोगों को बता रही थी किस तरीके से प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, उसमें फर्स्ट फाइल मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं आप लोगों के साथ सेकंड फाइल पर चर्चा करूंगी, किस तरीके से बायोलॉजी प्रैक्टिकल की जो फाइल है वो सेकंड फाइल तैयार की जाती है। तो सबसे पहले इसमें प्रयोग संख्या लिखी जाती है और 10 या 12 कम से कम प्रैक्टिकल्स इसमें लिखे जाते हैं। तो पहला जो प्रयोग संख्या है या पहला प्रैक्टिकल है जो लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड की कॉपी में लिखने के लिए आता है, तो उसमें सबसे पहले इस फाइल में जो उद्देश्य लिखा है इस तरीके से चित्र बनाना है। ये चित्र आपको सही तरीके से मैं दिखाती हूँ। ये प्याज का चित्र बनाया इन्होंने, प्याज की जो माइटोसिस कोष का विभाजन है उसको दर्शाया है, इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को चित्र। इसके बाद किस तरीके से प्रैक्टिकल्स लिखना है, हम एक जो रूलिंग वाला पेज होगा उसमें प्रयोग संख्या डालेंगे। ये प्रयोग संख्या प्रथम है जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है प्रयोग संख्या फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट डालेंगे उद्देश्य, उसको काले पेन से हेडिंग के माध्यम से इस तरीके से लिखें, प्याज की मूलाग्र एसिटोकार्मीन में अस्थायी स्लाइड बनाकर समसूत्री कोष का विभाजन, माइटोसिस की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। तो माइटोसिस की जो अवस्थाएं हैं उनका अध्ययन हमें करना है किस तरीके से। तो ये जो ऊपर का आपको दिख रहा है ये काले पेन से हम लोग अंडरलाइन करके लिखेंगे इस तरीके से। ऑब्जेक्ट जो होता है काले पेन से ही लिखा जाता है हेडिंग बना के। अब विधि क्या है, प्रोसीड्यूर मेथड क्या है, किस तरीके से हमें प्रैक्टिकल्स करने हैं, ये प्रयोगशाला में किए जाते हैं प्रैक्टिकल। सर्वप्रथम प्याज की अपस्थानिक मूलों से मूलार को प्रातः 6 से 7 बजे के मध्य काटकर एकत्र करते हैं और एक बोतल में FAA में डालकर ये सॉल्यूशन है स्थिर करते हैं। इससे माइटोसिस की विभिन्न अवस्थाएं उसी दशा में रुक जाती हैं। ये प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं। स्थिर की गई मूलार को स्लाइड के ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर 2 या 3 बूंद एसिटोकार्मीन की रखकर कवर स्लिप से ढक देते हैं। इसकी जो मूलाग्र होती है उसको निकाल लेते हैं और FFA सॉल्यूशन उस पर डाल देते हैं, फिर कवर स्लिप से उसको कवर कर देते हैं। आगे इसके बाद कवर स्लिप को हल्के हल्के दबाते हैं। कवर स्लिप को इस तरीके से दबाया जाता है कि इसमें जो एयर बबल्स हैं वो ना जा पाए। वह स्पिल डैम से हल्का हल्का गर्म व ठंडा करते रहते हैं। इस क्रिया में यह ध्यान रखते हैं कि स्लाइड पर रखा एसिटोकार्मीन सूखने ना पाए। मूलार की कोशिकाओं के अंदर स्थिर हुआ गुणसूत्र न्यूक्लियक एसिटोकार्मीन से गहरा लाल स्टेन ले लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर कोशिकाओं में माइटोसिस की विभिन्न अवस्थाएं दिखाई देती हैं इस तरीके से। तो ये प्रैक्टिकल हमें सेकंड फाइल में कुछ बड़े होते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो इस तरीके से लिखने होते हैं। और साइड में जो मैंने आपको चित्र दिखाया है ये प्याज का, इसे एक मूलाग्र लेंगे और जो कोशिका निकली हुई है उसको इस तरीके से स्टेन करेंगे। माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तो इस तरीके से हमें वो दिखाई देगी। ये प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाना होता है। अगला प्रैक्टिकल देखेंगे क्या लिखा है इन्होंने। सेकंड प्रैक्टिकल में इन्होंने एक व्यक्ति को प्रयोगशाला में ले जाके इस तरीके से बिठाया हुआ है। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है वो पैर लटका के प्रयोगशाला में स्टूल पर बैठा हुआ है और उसमें प्रतिवर्ती क्रिया का प्रदर्शन हमें दिखाना है, किस तरीके से प्रतिवर्ती क्रिया का प्रदर्शन हम करेंगे। देखिए ये चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये नेम डले हुए हैं, ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, आप लिखना कैसे है आइए देखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट डालेंगे प्रयोग संख्या जो भी आपके दूसरे नंबर की है इस तरीके से डालेंगे। प्रयोग संख्या 2 मनुष्य के घुटने के झटके की प्रतिवर्ती क्रिया का प्रदर्शन। तो मनुष्य के घुटने की झटके की जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो किस तरीके से प्रयोगशाला में कोई साथी को ले जाकर करते हैं। देखिए आवश्यक सामग्री किन किन चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी। एक रबर की हथौड़ी लेंगे हम, हथौड़ी, ठीक है, हथौड़ी जो ठोकने वाली होती है। फिर प्रयोग विधि एवं प्रेक्षण, प्रयोग विधि किस तरीके करेंगे। उत्प्रेक्षण हम क्या देखते हैं, तो पहला लिखेंगे अपने एक साथी को प्रयोगशाला में मेज पर टांगों को नीचे लटकाकर तथा एक टांग को दूसरी पर चढ़ाकर बिठाइए। जैसे कि ये आदमी बैठा हुआ है, एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखे हुए, इस तरीके से अपने साथी को स्टूल पर बिठाना है प्रयोगशाला में। फिर आगे देखते हैं। अब रबर की हथौड़ी से ऊपर की टांग के घुटने के ठीक नीचे हल्के से थपथपाइए। झटके के साथ यह टांग आगे की ओर उठेगी और फिर वापस सामान्य स्थिति में आ जाएगी। जितनी बार आप हथौड़ी से थपथपाएंगे उतनी ही बार टांग में प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया मतलब झटका सा महसूस होगा। फिर निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि हथौड़ी से थपथपाते ही टांग तुरंत उठ जाती है। टांग की है प्रतिक्रिया एक प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया में हम पलक झपकाते हैं, आपने देखा होगा कोई अगर आपको मारने की कोशिश करे तो पलक अपने आप बंद हो जाती है। अगर आंख में कोई लगता है कि चोट लगने वाली है तो वो भी एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। ऐसे ही घुटने में भी आप अगर मारेंगे,
ठीक है, हथौड़ी से धीरे से थपथपाएंगे तो उसमें भी कुछ प्रतिक्रिया होगी, उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया के नाम से जानते हैं। तो दूसरा प्रैक्टिकल ये लिखेंगे हम। आइए तीसरा देखते हैं, प्रयोग संख्या क्या है, तीसरा किस तरीके से लिखना है। तीसरे में चित्र नहीं बनाना, ये भी प्रतिवर्ती क्रिया का है। प्रयोग संख्या 3, मनुष्य की आंख की पुतली की प्रतिवर्ती क्रिया का प्रदर्शन। ये तीसरी हेडिंग डालेंगे, प्रयोग संख्या हम तीसरी लिखेंगे। फिर देखो क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी हम देखेंगे। आवश्यक सामग्री हमें क्या क्या लेना पड़ेगा। एक तेज रोशनी वाली टार्च लेंगे हम, ठीक है। आपने कभी देखा होगा तेज प्रकाश अगर आंखों को पड़ता है तो आंखें की जो पुतलियां होती हैं, आईलिड होती हैं, वो अपने आप बंद हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। आगे देखेंगे प्रेक्षण, प्रयोग विधि एवं प्रेक्षण। पहला, अपने एक साथी को प्रयोगशाला में मध्यम प्रकाश में आराम से मेज पर बिठाइए। दूसरा, आप साथी की आंखों की पुतलियों को ध्यानपूर्वक देखें। आप आंखों पर अचानक टॉर्च की रोशनी डालें और पुतलियों को फिर से ध्यानपूर्वक देखें। पुतलियां छोटी दिखाई देंगी क्योंकि तेज प्रकाश पड़ेगा तो पुतलियां सिकुड़ जाएंगी। निष्कर्ष क्या निकलता है देखिए, तीव्र प्रकाश पड़ने पर हमारी आंखों की पुतलियां एक प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया के रूप में तुरंत सिकुड़कर छोटी हो जाती है। ये तीसरा प्रैक्टिकल है आप लोगों का। प्रयोग संख्या तीसरी डाल के आप इस तरीके से लिखेंगे। आइए चौथा देखते हैं। चौथे प्रैक्टिकल में प्रयोग संख्या, टमाटर की मध्य फलवृत्ति को ग्लिसरीन से आरोपित कर उसमें वर्णी लवक का अध्ययन करना है। ठीक है, अब टमाटर की किस तरीके से ये चित्र बनाना है, ये चित्र देखिए आप लोग, ये टमाटर का, ठीक है, गूदे का चित्र है ये, ठीक है। इस तरीके से हमें इसमें फलवृत्ति बतानी है, मध्यवृत्ति कौन सी है इसमें, ठीक है। टमाटर के गूदे की मध्य फलवृत्ति, बीच का जो हिस्सा है वो हमें दर्शाना है इसमें, ठीक है। तो ये चित्र ड्रॉ आउट करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे किस तरीके से, आइए देखते हैं। प्रयोग संख्या 4, टमाटर, ऑब्जेक्ट डालेंगे, उद्देश्य टमाटर की मध्य फलवृत्ति को ग्लिसरीन से आरोपित कर उसमें वर्णी लवक का अध्ययन करना। मेथड देखेंगे, विधि क्या है। एक लाल पके टमाटर के बीज रहित गूदे की बहुत थोड़ी मात्रा को एक साफ स्लाइड पर पतली फिल्म के रूप में फैलाकर हवा में सुखा लेते हैं। गूदा लेते हैं थोड़ा सा टमाटर का, वो पतली पतली उसकी जो लेयर होती है वो प्रयोग करने के लिए हम स्लाइड पर फैला लेते हैं। अब इस पर 1-2 ग्लिसरीन डालकर, ग्लिसरीन की बूंदें डालकर तथा कवर स्लिप से ढककर सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसका अध्ययन करते हैं। कवर स्लिप से फिर ढक देते हैं। आगे देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या देखते हैं, ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण करना। यह टमाटर के गूदे की मध्य फलवृत्ति की स्लाइड है। दूसरा, टमाटर के गूदे मध्य फलवृत्ति में अनेक गोलाकार कोशिकाएं, प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा केंद्र तथा अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं। ऐसे आप चित्र में देखोगे तो ये देखो बहुत सारी रिक्तिकाएं दिखाई दे रही है, बीच में केंद्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व होगा उसमें माइक्रोस्कोप में। आगे, कोशिका के जीवद्रव्य में लाल व भूरे रंग के तुर्क रूप अनेक वर्णी लवक हैं। अगला, प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा केंद्रक होता है। अगला पॉइंट, लाइकोपीन नामक वर्ण की उपस्थिति के कारण वर्णी लवकों का रंग लाल होता है, ठीक है। तो टमाटर किस कारण लाल दिखाई देता है, लाइकोपीन वर्ण के कारण। अगला प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रयोग संख्या 5। अब इसमें आलू का कंद की एक कोशिका बनानी है जिसमें अवर्णी लवक को हमें देखना है। इस तरीके से चित्र ड्रॉ आउट करना है, ठीक है। ये आलू का वर्णी लवक का, ठीक है, अवर्णी लवक का चित्र है आलू में, ठीक है। अब लिखना कैसे है, आइए देखते हैं। प्रयोग संख्या 5, उद्देश्य आलू के कंद की कांटों की अस्थायी ग्लिसरीन आरोपण द्वारा अवर्णी लवकों की रचना का अध्ययन करना। विधि, आलू के कंद के एक टुकड़े के महीन काट कर, एक महीन टुकड़ा काटेंगे, से एक पतले काट को छांट कर 2-3 मिनट तक आयोडीन के घोल में अभिरंजित करके, अभिरंजित मतलब उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डाल देंगे। इस काट को ग्लिसरीन के बूंद में आरोपित करने पर इसकी कोशिकाओं में सूक्ष्मदर्शी से निम्न रचनाएं दिखाई देती हैं। प्रेक्षण क्या दिखता है, ऑब्जर्वेशन, यह आलू के कंद की काट की स्लाइड है। तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप में ये सेट रहती हैं और आपको पहचान के इनके बारे में स्पॉटिंग लिखनी होती है। कंद के काट में उपस्थित कोशिकाएं बहुभुजाकार है, बहुत सी भुजाओं की दिख रही हैं। अवर्णी लवक छोटे तथा बड़े 2 प्रकार के हैं। छोटे अवर्णी लवक सूर्य के प्रकाश में हरित लवक में बदल जाते हैं। अगला, एक कोशिका में केंद्र के निकट अधिक संख्या में मिलते हैं। अगला, ये मंड के संग्रह का कार्य करते हैं। आलू में स्टार्च होता है। तो इस तरीके से 5वां आपका जो प्रैक्टिकल है वो सेकंड फाइल का हम लिख लेंगे। अब अगला प्रैक्टिकल देखेंगे कौन सा है। अगला 6वां, उद्देश्य मौस की पत्ती को ग्लिसरीन में आरोपित कर हरित लवकों का अध्ययन करना है। इसमें हमें हरित लवक का अध्ययन करना है और चित्र इस तरीके से मौस की पत्ती का बनाना है। ये बना हुआ है, ये बना है, ठीक है। इस तरीके से चित्र ड्रॉ आउट करेंगे हम पेंसिल से। सेकंड फाइल का चित्र है ये, ठीक है। आई होप आपको सही से विजिबल हो रहा होगा। अब लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। प्रयोग संख्या 6, काले पेन से हम हेडिंग डालेंगे, मौस की पत्ती को ग्लिसरीन में आरोपित कर हरित लवकों का अध्ययन करना। विधि क्या है, मौस की एक पत्ती को स्लाइड पर इस प्रकार आरोपित करते हैं, आरोपित करते मतलब रखते हैं जिससे उसका पृष्ठतल ऊपर की ओर रहे। अब सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसकी कोशिकाओं में उपस्थित हरित लवक का अध्ययन करते हैं। परीक्षण क्या दिखाई देता है, प्रस्तुत स्लाइड मौस की पत्ती की है, ये हमें दिखता है। इस तरीके से संरचना दिखाई देगी माइक्रोस्कोप में, तो हम देख के समझ जाएंगे किसकी स्लाइड है। तो जो स्लाइड होती है वो पहला पॉइंट लिखा जाता है। इसकी कोशिकाएं आयताकार है
प्रत्येक कोशिका के मध्य में एक बड़ी रिक्तका है। कोशिका भित्ति के पास एक बड़ा केंद्रक है। अगला, छोटे आकार के हरे रंग के अनेक हरित लवक हैं। अगला, हरित लवक तस्तरी के आकार के हैं। अगला, हरित लवक में उपस्थित पर्णहरण के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इस तरीके से 6 पॉइंट इन्होंने लिखे हैं, आप 5 भी लिख सकते हैं। तो 6 प्रैक्टिकल इस तरीके से हम लिखकर तैयार कर लेंगे। अब अगले जो प्रैक्टिकल हैं, 6 प्रैक्टिकल और हैं आपके, उन पर मैं आपसे अगली वीडियो में चर्चा करूंगी। 2 वीडियो में आपका जो सेकंड फाइल है वो तैयार हो जाए। इसके बाद जो आपका है वो इस तरीके से ये खरगोश की वृषण कोश की जो अनुप्रस्थ काट है उसका प्रैक्टिकल ये लिखना है आप लोगों को, और इस तरीके से आपको चित्र ड्रॉ करना है। इस पर मैं आप लोगों के साथ कल चर्चा करूंगी। इस साथ जीव विज्ञान की जो सेकंड फाइल मैं बनवा रही थी उसमें सेकंड फाइल में आज मैं सेकंड भाग पर चर्चा करूंगी। कल मैंने 6 प्रैक्टिकल्स पे चर्चा की थी। आज उसके आगे के जो प्रैक्टिकल हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड की कॉपी में लिखने के लिए आते हैं, आज मैं उन पर चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं प्रयोग संख्या जो भी कल मैंने बताई थी उसके अगला आप प्रैक्टिकल संख्या डालेंगे। प्रयोग संख्या उद्देश्य लिखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डालेंगे। आई होप आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। उद्देश्य में स्थायी स्लाइड की सहायता से किसी स्तनधारी के अंडाशय के अनुप्रस्थ, सेक्शन कटिंग कहते हैं, अनुप्रस्थ काट में युग्मक परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना है। तो इसमें प्रयोग संख्या आगे पीछे आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आगे कौन सा प्रैक्टिकल लिख रहे हैं और लास्ट में कौन सा लिख रहे हैं। अगर आपको ये पहला लिखना है तो आप पहला इसको लिख सकते हैं। काले पेन से हम ऑब्जेक्ट डालेंगे। फिर आवश्यक सामग्री, हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। स्तनधारी खरगोश के अंडाशय की अनुप्रस्थ काट की स्थायी स्लाइड, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी प्रयोगशाला में। विधि, स्तनधारी खरगोश के अंडाशय की अनुप्रस्थ काट की स्थायी स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी में लगाकर पहले लो आवर्धन पर, बाद में अधिक आवर्धन में लगाकर अध्ययन करते हैं। पहले हम उसे लो मीडियम पे सेट करते हैं माइक्रोस्कोप पे, फिर आप हाई मीडियम पे सेट करेंगे। फिर निरीक्षण में हम देखते हैं क्या क्या हमें दिखाई देता है। ए खरगोश के, अब स्लाइड हमने देखा माइक्रोस्कोप में, फिर उसको पहचान के हमें कमेंट लिखने होते हैं। ए खरगोश के अंडाशय की अनुप्रस्थ काट की स्लाइड है। दूसरा, अंडाशय धर नामक आंत्र संयोजी द्वारा देह भित्ति से जुड़ा है। अगला, तीसरा, भीतरी ऊतक अंडाशय की पीठ का एक सघन तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी है। अगला, एक परिपक्व ग्रेफियन पुटिका बड़ी और खोखली है। अगला, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य गर्भाशय में अपरा निर्माण तथा भ्रूण के गर्भाशय में स्थापित होने का नियमन करना है। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल हुआ। अब इसमें ये खरगोश के अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का चित्र है, तो इसको पेंसिल से बनाना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में प्रैक्टिकल की फाइल में लिखने के लिए आता है बोर्ड में। तो ये चित्र ड्रा आउट किया हमने, ठीक है। अब अगला प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रयोग संख्या जो भी हो वो आप डाल सकते हैं। उद्देश्य देखेंगे, स्थायी स्लाइडों की सहायता से किसी स्तनधारी के वृषण की अनुप्रस्थ काट में युग्मक परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना है। एक, हमें फीमेल खरगोश का जो आपका फीमेल पार्ट है वो दर्शाना है, और एक जो मेल पार्ट है खरगोश का हमें वो दर्शाना। तो फीमेल हम देख चुके हैं अंडाशय की, अब हम वृषण की अनुप्रस्थ काट सेक्शन कटिंग देखेंगे, और ये स्लाइड लगी हुई आती हैं और आपको इसको माइक्रोस्कोप में सेट करके इन पर कमेंट्स लिखने होते हैं। अब आवश्यक सामग्री, क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी प्रयोगशाला में। स्तनधारी के वृषण की अनुप्रस्थ काट की स्थायी स्लाइड और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आदि माइक्रोस्कोप, और ये स्लाइड की आवश्यकता पड़ेगी। विधि, वृषण की अनुप्रस्थ काट की स्थायी स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी में लगाकर पहले कम आवर्धन पर तथा बाद में अधिक आवर्धन में लगाकर अध्ययन करते हैं। फिर निरीक्षण और टिप्पणी में क्या लिखेंगे, क्या दिखाई दिया हमें। यह स्लाइड खरगोश के वृषण की अनुप्रस्थ काट है। सबसे पहला जो दिखता है या किसकी काट है वो हमें लिखना होता है। वृषण के खोल को श्वेत कंचुक कहते हैं। भीतर की खोखली नलिकाएं शुक्रजनन नलिकाएं हैं। प्रत्येक नलिका पर लचीले संयोजी ऊतक की बनी एक आधार कला का आवरण है। आगे, सर्टोली की कोशिकाएं जन्य कोशिकाओं को सुरक्षा तथा पोषण प्रदान करती हैं। अगला, शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग तथा पूंछ, ठीक है। आप ये चित्र इस तरीके से आपको ड्रॉ आउट करना है, ये आप सही से देखिए आपको दिखाई देगा। ये चित्र बनाना है। ये खरगोश के वृषण की अनुप्रस्थ काट है, मेल पार्ट, ठीक है।
तो ये चित्र इस तरीके से ड्रा आउट करें, ये प्रैक्टिकल में आपका करने के लिए आता है। अब अगला प्रैक्टिकल देखेंगे। आप एक मेंडल के जो नियम हैं उन पे प्रयोग संख्या हमें लिखनी है। प्रयोग संख्या जो भी नंबर हो आप उसको डालेंगे। उद्देश्य मटर के पीले बीज तथा हरे बीज द्वारा उत्पन्न पौधों के संकरण द्वारा प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में उत्पन्न पौधों के बीजों के रंग का अध्ययन करना। ये मेंडल की प्रभाविता का नियम है। फिर सिद्धांत क्या है देखेंगे। मेंडल की प्रभाविता के नियम के अनुसार जब परस्पर दो विरोधी लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराने पर प्रथम संतानीय पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रदर्शित होता है जिसे प्रभावी लक्षण तथा दूसरा लक्षण छिपा रह जाता है जिसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। आवश्यक सामग्री पीली मटर, हरी मटर के बीज, चिमटी और ब्रुश की आवश्यकता पड़ेगी। विधि सर्वप्रथम पीली मटर तथा हरी मटर के पौधों को बगीचे में उगाते हैं। पौधे के वयस्क तथा पल्लवित पुष्पित हो जाने पर पीली मटर के पुष्प को सावधानी पूर्वक चिमटी की सहायता से खोलकर उसके परागकणों को हरी मटर के पुष्प के वर्तिकाग्र पर डालते हैं। इस तरीके से नर और मादा दोनों रहते हैं एक ही फ्लावर में, तथा प्राप्त मटर के बीजों के रंग का अध्ययन करते हैं। अवलोकन क्या देखते हैं हम, अवलोकन लास्ट में लिखेंगे। प्रथम संतानीय पीढ़ी में प्राप्त मटर के सभी बीज पीले प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से मेंडल के नियम से भी एक प्रैक्टिकल हमें लिखना होता है। अब अगला प्रैक्टिकल देखते हैं क्या है। अगली प्रयोग संख्या स्थायी स्लाइड द्वारा ब्लास्टूला की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना। ठीक है। आवश्यक सामग्री ब्लास्टूला के अनुप्रस्थ काट की अवरंजित स्थायी स्लाइड, संयुक्त सूत्रदर्शी आदि। तो ब्लास्टूला ये अनुप्रस्थ काट ये फीमेल पार्ट है। ठीक है। अवरंजित स्लाइड, ठीक है, तैयार की हुई स्थायी परमानेंट स्लाइड प्रयोगशाला में बनी हुई रखी रहती है। माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व करना होता है, उसके बारे में लिखना होता है। विधि अनुप्रस्थ काट कि इस स्लाइड को पहले कम आवर्धन फिर अधिक आवर्धन पे देखते हैं। डायरेक्ट हम हाई आवर्धन पे सेट नहीं करते माइक्रोस्कोप पे, पहले लो आवर्धन पे करते हैं फिर उसको हाई पे सेट करते हैं। निरीक्षण ब्लास्टूला की अनुप्रस्थ काट की स्लाइड है। इस तरीके से हमें ये चित्र दिखाई देगा माइक्रोस्कोप में। फिर हम इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि हमको ये किसकी स्लाइड दिखाई दी, तो ये ब्लास्टूला की अनुप्रस्थ काट की स्लाइड है, तो पहला पॉइंट हम वही लिखते हैं। सेकेंड, ब्लास्टोसिस्ट का विकास निषेचन के लगभग 5 दिन बाद मॉरूलावस्था में प्रारंभ होता है। ये आपकी थ्योरी में भी लगी हुई है पॉइंट। मॉरूलावस्था कोशिकाओं के गोल ठोस समूह के रूप में होती है। मानव के ब्लास्टोसिस्ट में 70 से 100 तक कोशिकाएं होती हैं। अगला, ब्लास्टोसिस्ट गुहा में एक द्रव्य भरा होता है। तो इस तरीके से हम ये पॉइंट लिखेंगे और ये चित्र ड्रॉ आउट करेंगे। ये बना है चित्र और ये स्तनधारी के ब्लास्टोसिस्ट की अनुप्रस्थ काट का ये चित्र है। तो प्रैक्टिकल में ये भी हमें लिखना है। अगला, इस तरीके से चित्र ड्रॉ आउट करना है आप लोगों को। ये जल की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन है। जलाशयों से जल लेते हैं, ठीक है, परख नलियों में, और उनका परीक्षण करते हैं। देखेंगे प्रयोग संख्या जो भी आपको आगे पीछे डालना डाल सकते हैं। अब देखेंगे उद्देश्य किसी मृदा की नमी, जल की मात्रा ज्ञात करना। आवश्यक सामग्री विभिन्न प्रकार की मृदा, गर्म वायु ओवन तथा तुला, ये सब चीजें हमें आवश्यकता में आएंगी प्रैक्टिकल्स के लिए। विधि, मृदा में नमी की मात्रा को ओवन में सुखाई गई मृदा में नमी की प्रतिशत मात्रा के रूप में नापा जाता है। मृदा के ज्ञात भार के नमूनों को ओवन में 105 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 24 घंटे तक रखते हैं। इसके पश्चात पुनः मृदा को तौलते हैं और भार में कमी ज्ञात कर लेते हैं। जहाँ ओवन में रखेंगे हम तो उसका पानी निश्चित बात सूख जाएगा तथा नमी की प्रतिशत मात्रा निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। गर्म करने से पूर्व मृदा का भार x ग्राम। आगे, मृदा को 24 घंटे ओवन में रखने के बाद भार x1 ग्राम। नमी की मात्रा x माइनस x1 ग्राम। प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत नमी की मात्रा शुष्क भार x माइनस x1 अपॉन x1 इंटू 100। परिणाम, रेतीली मृदा में नमी की मात्रा बहुत कम तथा चिकनी मृदा में नमी की मात्रा अधिक होती है। इस तरीके से चित्र ड्रॉ आउट करेंगे। ये चित्र बना हुआ है, ठीक है। फिर आगे अब प्रेक्षण देखेंगे क्या है। अब प्रेक्षण को अपनी नोटबुक में हम अंकित कर लेंगे। प्रेक्षण, बीकर में नींबू का पानी, पोखर का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी, सोडियम का बाइकार्बोनेट और आश्रित जल। इस तरीके से सारणी बनाई हुई है बच्चों ने। अगला प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रयोग संख्या अगली, उद्देश्य अपने आसपास के 2 अलग अलग जलाशयों से पानी एकत्र कर पानी के पीएच शुद्धता का अध्ययन करना। अब आवश्यक सामग्री क्या रहेगी। 250 ml के 2 बीकर और पिपेट, पोखर, तालाब के पानी का सैंपल, फिल्टर पेपर, पीएच इंडिकेटर पेपर तथा पीएच मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। विधि, जल का पीएच मान निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।
पीएच इंडिकेटर पेपर द्वारा। पीएच इंडिकेटर पेपर पतली पट्टियों के रूप में होते हैं। इन पट्टियों को अलग अलग जल से भरे दोनों बीकरों में डुबोते हैं। बीकर में डुबोने पर इन पट्टियों में अलग अलग गहरा रंग बनता है। इन पट्टियों के रंग को पीएच पेपर की पट्टियों के रंग से मिलाकर पीएच को निर्धारित कर लेते हैं। अब दूसरे पीएच मीटर के द्वारा मापेंगे। वाइड रेंज वाली पट्टियां 1 2 3 4 एंगस्ट्रॉम 9 10 11 12 13 14 पीएच। अब वैल्यू दो अलग अलग स्थान से जल से भरे बीकर में इन पट्टियों को डालते हैं। पेपर पर परिवर्तित हुए रंग की तुलना पीएच चार्ट के रंग से करते हैं। इस तरीके से इन्होंने सारणी बनाई हुई है इसके साथ। ठीक है, इसके साथ आप लोग इसको कैरी करेंगे। अब अगला जो प्रैक्टिकल है वो इम्पोर्टेंट है, ये अधिकतर आपका पूछा ही जाता है बोर्ड में। ये उद्देश्य स्थायी स्लाइड की सहायता से प्याज के मूलाग्र की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन का अध्ययन करना। ये चित्र ड्रॉ आउट करना है इस तरीके से। ये अवस्थाएं हैं, ठीक है, ये दर्शानी है आपको चित्र में, देख लीजिए सही से। अब देखेंगे आवश्यक सामग्री किन किन चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी। प्याज की मूला की अवलंब काट की अवरंजित स्थायी स्लाइड और सूक्ष्मदर्शी आदि प्रयोगशाला में ये रखी रहेगी। विधि मूलर की स्थायी स्लाइड को पहले सूक्ष्मदर्शी में कम आवर्धन पर देखते हैं, फिर अधिक आवर्धन में देखकर माइटोसिस की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। निरीक्षण, पहले कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन की अलग अलग अवस्थाएं विद्यमान है जो निम्नलिखित हैं। तो पहली हेडिंग डालेंगे प्रारंभिक पूर्वावस्था। प्रस्तुत स्लाइड समसूत्री विभाजन की प्रारंभिक पूर्वावस्था की है। इसमें समसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था है। हम 2 2 4 4 पॉइंट लिखेंगे प्रत्येक अवस्था में। इसमें क्रोमेटिन जाल छोटे छोटे टुकड़ों में खुल जाता है जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र कुछ मोटे व संघनित हो जाते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था की स्लाइड है। ये अलीफेज, ये चित्र दर्शाया गया है। गुणसूत्र यहाँ पे दिखाई देंगे मोटे मोटे। दूसरी अवस्था है पश्च पूर्वावस्था। आगे देखेंगे, यह स्लाइड समसूत्री विभाजन की पश्च पूर्वावस्था की है। इसमें क्रोमेटिन जाल के और अधिक विघटन के कारण गुणसूत्र अधिक स्पष्ट हो गए हैं, गुणसूत्र अधिक संघनित हो गए हैं, केंद्रक कला टूट जाती तथा केंद्रक अदृश्य हो जाते हैं। अब ये चित्र देखेंगे, ये चित्र आपका पश्च पूर्वावस्था का है। तो ये चित्र देखिए, ये गुणसूत्र अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये वाला चित्र दर्शाया गया है, इन्होंने एक साथ चित्र बना दिए हैं। ये चित्र दिखाया गया है, ठीक है, पश्च पूर्वावस्था का। ये गुणसूत्र अलग अलग अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। अगला तीसरा मध्यावस्था। प्रस्तुत स्लाइड समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था की है। कोशिका के मध्य में तर्क उपकरण बन गया है, केंद्रक कला पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इसमें सभी गुणसूत्र कोशिका के केंद्र की भाग के मध्य तल में एकत्र हो गए हैं। पश्चावस्था। प्रस्तुत स्लाइड समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था की है। यह समसूत्री विभाजन की सबसे कम अवधि की अवस्था है। इस अवस्था में अर्धगुणसूत्रों के बीच प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है तथा अर्धगुणसूत्र विपरीत ध्रुवों के समीप पहुंच जाते हैं। अंत्यावस्था टीलोफेज। प्रस्तुत स्लाइड समसूत्री विभाजन की अंत्यावस्था की है। इसमें संघनित गुणसूत्रों के समूह ध्रुवों पर एकत्रित होकर कुंडलित हो जाते हैं। केंद्रक कला तथा केंद्र का फिर से दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार एक केंद्रक से 2 संतति केंद्रक बन जाते हैं। और इस तरीके से ये 5 चित्र ड्रॉ आउट करेंगे। अगला प्रैक्टिकल देखेंगे। ये उपलब्ध पादप सामग्री से पालक की पत्तियां, हरी मटर के बीज, पपीता आदि में डीएनए को अलग करना है। ये चित्र ड्रॉ आउट करना है इस तरीके से। अब लिखना कैसे आइए देखते हैं। प्रयोग संख्या जो भी हो वो डाल सकते हैं। आवश्यक सामग्री पादप सामग्री से पालक की पत्तियां, हरी मटर के बीज, हरा पपीता, ओखली और मूसल, बीकर, परखनलियां, द्रव्य डिटर्जेंट, आयोडीन युक्त सोडियम क्लोराइड, आसो जल, पपीते का घोल, पपीते का रस, अनानास का रस, 95% एथेनॉल आदि लेते हैं। विधि में हम क्या करते हैं, 5 ग्राम पादप ऊतक पालक की पत्तियां, हरी मटर के दाने, हरा पपीता लेते हैं और इसमें 10 मिली डिटर्जेंट घोल मिलाकर इसे मूसल से खरल करते हैं, खरल मतलब कूटते हैं। इसके बाद इसे कपड़े से छान लेते हैं। आगे 10 मिलीलीटर कपड़े द्वारा छाना हुआ घोल लेते हैं। इसमें 3 से 4 ml पपीते का रस मिलाकर परखनली को हिलाते हैं। अत्यंत ठंडा एथेनॉल 10 ml मात्रा परखनली में इस प्रकार डालते हैं कि वह मिश्रण के ऊपर एक परत बना ले। अब इस मिश्रण को 3 मिनट तक बिना हिलाए डुलाए रखा रहने देते हैं। निरीक्षण, जब विलयन में एथेनॉल को मिलाया जाता है तो वह डीएनए को अपक्षेप में बदल देता है। डीएनए तंतु श्वेत अपक्षेप के रूप में परखनली में दिखाई देने लगते हैं। इस तरीके से पालक और पपीता और हरी मटर में डीएनए को अलग करने का प्रैक्टिकल लिखते हैं। अगला प्रैक्टिकल है लार का मंड पर प्रभाव। उद्देश्य, लार का मंड पर प्रभाव का प्रदर्शन। आवश्यक सामग्री 1% मंड का घोल, आयोडीन का घोल, मुख की लार, 5% नमक,
का घोल, आसुत जल, बना बनाया बेनेडिक्ट घोल, बना बनाया फेलिंग घोल, बीकर, परख नलियाँ, स्प्रिट लैम्प, ट्राइपॉड स्टैंड, स्टैंड पर रखने वाली जाली, थर्मामीटर, परख नली स्टैंड, कांच पर लिखने वाली मोम पेंसिल, इतनी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। प्रयोग विधि, आसुत जल से कुल्ला करके अपने मुँह को साफ कर लें और एक स्वच्छ रबड़ बैंड को कुछ देर मुँह में चबाएं, इससे मुँह में बहुत सारी लार बन जाएगी। इसे एक परख नली में उड़ेल लें और बराबर का आसुत जल इसमें मिला दें। आगे 4 परख नलियाँ लीजिए और उन पर पेंसिल से ABCD लिख दीजिए। अब प्रत्येक परख नली में 10 ml मंडकी, 0.5 ml नमक का घोल डालिए। तीसरी परख नली में 5 ml आसुत जल तथा शेष 3 में 5-5 ml लार का घोल डालकर हिलाइए और मिलाइए और चारों परख नलियों को परख नली स्टैंड में लगा दीजिए। अगला, अब एक बीकर को सादा जल से आधा भरें, इसे ट्राइपॉड स्टैंड पर जाली पर रखें और स्प्रिट लैम्प को जलाकर बीकर के जल को गर्म करें। बीकर के जल में एक थर्मामीटर खड़ा कर दें। इस प्रकार स्प्रिट लैम्प को हटाकर और वापस स्टैंड के नीचे रख कर सी परख नली के तरल को लगभग 1 घंटे तक 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके परख नली स्टैंड में लगा दें। परीक्षण और व्याख्या, क्या देखा हमने? अब चारों परख नलियों के तरल की आयोडीन घोल, बेंडेड घोल तथा फेलिंग घोल से जांच कीजिए। अब प्रत्येक सेट के 1 नंबर की परख नली के तरल की जांच इसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालकर, 2 नंबर की परख नली की जांच इसमें 1 ml बेंडेड घोल डालकर तथा 2 से 3 ml तरल को गर्म करके तथा ये 3 नंबर की परख नली की जांच इसमें फेलिंग घोल की कुछ बूंदें डालकर 2 से 3 मिनट गर्म करें। निष्कर्ष क्या निकला? इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि हमारी लार में एक ऐसा पाचक एंजाइम होता है जो मंड का माल्टोस नामक शर्करा में जल अपघटन करता है। यह एंजाइम टाइलिन होता है। उबालने पर अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह एंजाइम नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल लिखना है और ये परख नलियाँ इन्होंने डाली हैं और प्रत्येक परख नली 4 परख नलियाँ ली थी पहले। प्रत्येक परख नली के 3 सेट लिए हैं इन्होंने, 4 परख नली 4 सेट हो गए और ये 4 सेट आप लोगों को बनाने हैं प्रैक्टिकल में। ऐसे ही प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं। अगला प्रैक्टिकल देखेंगे। अगला है अंडे की सफेदी पर पेप्सिन का प्रभाव। प्रयोग संख्या जो भी हो वो आप डालेंगे। उद्देश्य, अंडे की सफेदी पर पेप्सिन की क्रिया के प्रभाव का प्रदर्शन। आवश्यक सामग्री क्या है? मुर्गी का एक उबला हुआ अंडा, पेप्सिन का 0.5% घोल, नमक के अम्ल HCl का 0.8% घोल, लिटमस पेपर की कुछ कतरनें, आसुत जल, 3 परख नलियाँ, सादे जल से आधा भरा हुआ एक बीकर, स्प्रिट लैम्प, लोहे का एक छोटा ट्राइपॉड स्टैंड पर रखने वाली लोहे की जाली का टुकड़ा तथा कांच पर लिखने वाली मोम पेंसिल। प्रयोग विधि, ट्राइपॉड स्टैंड पर जाली रखकर जलयुक्त बीकर को जाली पर रखें और इसमें अंडे को डाल दें। अब लैंप को जलाकर स्टैंड के नीचे रखें। 15 से 20 मिनट बाद लैंप को बुझाकर बीकर में से अंडे को निकालें, छीलें और इसकी जमी हुई सफेदी के लगभग बराबर माप के 15 छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अंडे की सफेदी के 5 टुकड़े तीनों परख नलियों में डालकर मोम पेंसिल से इस परख नली पर 1, 2, 3 नंबर डाल दें, जैसे कि चित्र में दिख रहा है। ये 3 परख नलियाँ ली अंडे की सफेदी पर पेप्सिन का प्रभाव दिखाने के लिए। ये 3 परख नलियाँ, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब आगे देखेंगे। 1 नंबर की परख नली में 10 ml आसुत जल डालें। 2 नंबर की परख नली में 10 ml पेप्सिन का घोल तथा 5 ml HCl अम्ल को डालें। अब तीनों परख नलियों को जल से आधे भरे बीकर में खड़ा कर दें और बीकर के जल को पहले की भांति लगभग 1 घंटे तक गर्म करें। बीच बीच में एक एक करके परख नलियों को निकालकर थोड़ा हिलाते रहें। परीक्षण में क्या देखते हैं? प्रयोग के अंत में आप देखेंगे कि 1 नंबर की परख नली में अंडे की सफेदी के टुकड़े ज्यों के त्यों हैं। 2 नंबर की परख नली में अंडे की सफेदी के टुकड़े कुछ छोटे हो गए हैं तथा 3 नंबर की परख नली में अंडे की सफेदी के टुकड़े समाप्त हो गए हैं। निष्कर्ष क्या निकला? 1 नंबर की परख नली में आसुत जल का इस प्रोटीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रयोग में 2 नंबर की परख नली में अंडे की सफेदी पर पेप्सिन का पाचन प्रभाव मामूली सा पड़ा, परंतु 3 नंबर की परख नली में HCl की उपस्थिति के कारण पेप्सिन का पाचन प्रभाव पूर्ण रहा। इससे सिद्ध होता है कि उच्च अम्लीय माध्यम में पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ये हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से सेकंड फाइल में इतने प्रैक्टिकल्स आपको लिखने होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से हमें प्रैक्टिकल में ये फाइल सेकंड और फर्स्ट बनानी है। अब जो थर्ड फाइल इसकी बनेगी हर्बेरियम फाइल, उसमें किस तरीके से प्लांट चिपकाने हैं और किस तरीके से लिखना है और बॉक्स जो उसमें बना रहता है कहाँ से ये कलेक्ट किया गया है वो सब कैसे फिल करना है, मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूँगी। आज मेरी फर्स्ट और सेकंड फाइल बायोलॉजी की दोनों कंप्लीट हुई। आई होप मैंने आपको जिस तरीके से दिखाने का प्रयास किया है आप लोगों को समझ में आया होगा।